मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारे सामने गेस्ट हैं, उनका नाम है देव और ये है पुणे से। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको मिलने को एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा कि इन्होंने अपने 5 लाख रुपए किस तरीके से बचाए। आप लोग कहते हैं हमारा 5 लाख का नुकसान हो गया और इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करके 2 बार 5 लाख रुपए बचाए हैं क्यूरेट में डालने से। तो आज हम जानेंगे इनके बारे में और इन्होंने किस तरीके से बचाए ये भी आपको सीखना होगा। देव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी। ठीक है, तो तो मैं हाँ जी, इससे पहले हम उस हाँ, स्टोरी पे बढ़े, एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ मैं आपका। ओके, ठीक है, मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ। मैं पुणे से हूँ। देव नाम है मेरा। अ, मेरी उम्र लगभग 37 साढ़े 37 साल है और 2006 से मैं मतलब काम कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। और 2014 तक मैंने जॉब किया अलग-अलग 2 या 3 कंपनीज़ में, और उसके बाद फिर मैंने खुद का बिज़नेस शुरू किया, जो कि लगभग 4 एंड हाफ ईयर्स किया। उसके बाद पिछले 3 लगभग 3 साढ़े 3 साल से मेरा फाइनेंस का काम है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनका फंड मैनेज करता हूँ और मेरा भी कुछ फंड है, वो मैं मैनेज करता हूँ। तो मतलब प्रीटी मच 3-4 साल से आई एम ऑन माय ओन। मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, एज़ एन ओके। इन्वेस्टमेंट का काइंड ऑफ काम है। फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं आप? नॉट फ्रीलांसर, मेरा फुल टाइम काम है ये। मेरे और प्लस मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट में फुल टाइम मैनेज करता हूँ और उनको क्वार्टरली रिटर्न्स देता हूँ। ओके। तो ऐसा क्या हुआ कि ये काम करते-करते आपके ज़िंदगी में क्यूनेट आने लगा? अब देखिए, सीन कैसा है कि इंडिया में हर इंसान का पाला कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग से तो पड़ता ही है, एक बार। पड़ती है। सही बात है। वो कैसे भी पढ़े, हो सकता है वो 2 दिन का वास्ता हो या 2 साल का हो, लेकिन कभी ना कभी कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि बंदे जोड़ने वाला धंधा मैंने आज तक सुना नहीं है। सही बात है। हुँ। हाँ, तो सीन ऐसा ही है। मैं आपको मैं 2 पार्ट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, पर पहले मैं शेयर करूँगा कि एग्ज़ैक्टली क्यूरेट का, क्योंकि मेरा क्यूरेट से पाला 2 बार पड़ा, ठीक ओके, है? ओके। हुँ, तो ये एक पार्ट है क्यूरेट का, और उसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग से, ये मैं बताता हूँ हुँ। आपको। तो सीन ठीक है। ऐसा हुआ कि 2000 लगभग 17 की बात है। मेरी वाइफ को एक हमारे कॉमन फ्रेंड ने कॉन्टैक्ट किया। ओके। संतोष पुजारी नाम है उनका, पुणे का। मतलब उनका भी अच्छा खासा टीम है। हुँ। मतलब कुछ आई एम श्योर एलडीसी वगैरह तो उन्होंने उससे ऊपर ही क्वालिफाई कर लिया होगा। ओके। और वो मेरी वाइफ के मतलब एकदम मतलब अच्छा खासे पहचान वाले एक्स कलीग थे। तो हुँ, मेरी वाइफ को मैंने सुना कुछ बात करते हुए, और उसने मुझे बोला कि कुछ संतोष बता रहा था कि कुछ बिजनेस है, हुँ। ठीक है। तो उसने मुझे और तुम्हें दोनों को बुलाया है। और पुणे का एक बहुत बड़ा मॉल है मेनोरा, आपने सुना होगा कभी। ठीक तो है। मैं नहीं सुना बट हाँ, हाँ, नाम स मतलब आप मतलब ट्यूनेट का कोई आपके पहचान का हो, हाँ, तो वो हाँ, हाँ। भी बता देगा कि हाँ, मेनोरा में टीम्स हमारी रहती है, एसोसिएशन जी, उनका रहता है। तो ओके। मैंने बोला, जैसे ही मैंने सुना कि एक बिजनेस है और बुलाया है, तो मैं मतलब कि एक्स एमएलएमर हूँ और मुझे पता था 99% कि ये वही है। लेकिन मैंने पूछा कि भाई क्या है क्या नहीं। उसने बोला कि आप दोनों डिसाइड कर सकते हो और हुँ, कर सकते हो। मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और भी हो, क्योंकि वो बंदे को मैं जानता था और वो हुँ। बंदा काफी मतलब सीरियस और वो मतलब नो नॉनसेंस गाय था। तो मैंने बोला ठीक है। आपकी वॉइस बीच में जा रही थी बीच में बार-बार। आ रही थी यार। तो उस बंदे को मैं पर्सनली जानता हूँ, और उसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी स्टेबल और सेंसिबल बंदा है। तो मुझे लगा यार एक बार बनता तो है, एक बार मिलना। मैंने बोला कि ठीक है। हम लोग गए और बहुत ही सिंपल सी मीटिंग थी। सीसीडी में बैठे, सॉरी, बरिस्टा या शायद कुछ कैफ़े कॉफ़ी डे टाइप का कुछ था। हम लोग बैठे, कॉफ़ी वगैरह पिया, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 घंटे की मीटिंग थी। और उसने मुझे इंस्टेंटली बता दिया, बात करते-करते, कि भाई ऐसा है, वैसा है। पहले तो जो भी एमएलएम की बातें होती हैं, ये क्वाड्रेंट और ऐसा-वैसा सब कुछ बताया, और इंस्टेंटली मुझे बता दिया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ एक्सपीरियंस है? आपने कभी सुना है? मैंने बोला हाँ, सुना है, और उतना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और वो बात उसने सीधा बता दिया कि ये कंपनी का नाम है क्यूनेट है, और हमारे पर ऐसे-ऐसे केसेस चलते हैं, नेगेटिविटी है, बट ये अच्छी-अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी है, हमारा इतना नाम है, और आपको
बहुत अर्निंग पोटेंशियल है। तो ये बहुत ही छोटा-सा इंसिडेंट था, मैंने सुना और मैंने सीधा उसको बताया, इनफैक्ट मैं उसको खुद ही सजेस्ट करने लगा, भाई ये सब मत करो, मैं तो नहीं कर सकता और आप भी मत करो। पर मुझे लगा कि वो शायद बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व था, तो उसने मुझे ज़्यादा मेरी सलाह ली नहीं और बोला कि ठीक है, आपको मतलब नहीं करना है, इट्स ओके वगैरह, और उसने हाथ-वाथ मिलाया। बहुत ही सिंपल और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा फर्स्ट। जैसा होता है वैसा ही हुआ कि कोई इंसान बुलाता है, प्लान बताता है और आप मना करते हो और चलो कॉफ़ी पी के आ जाते हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई चक्कर नहीं। अब उसके बाद अचानक मैंने कुछ दिनों के बाद मैंने सुनना शुरू किया कि फ्रेंड सर्कल में कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, लोग उसमें जॉइन कर लें। जो जैसी सिंपल लैंग्वेज होती है ना, अरे वो बंदा तुझे लेकर जाएगा, वो जोड़ने वाला धंधा है, वहाँ मत जाना। तो मैंने बोला अरे हाँ, एक बार मुझे बुलाया था और इस टाइप का, लेकिन मुझे उतना अफेक्ट नहीं किया ये चीज़ें, क्योंकि जो भी था सब कुछ रूल्स के अंदर हुआ और सब कुछ एथिकल था। तो ये चीज़ मैंने मतलब 2 दिन में भूल जाने वाली बात है। लेकिन सीन क्या हुआ कि धीरे-धीरे मुझे सुनने में आने लगा कि कुछ लोग हैं जो झगड़े हो रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने मुझे बिना बताए जॉइन करवा लिया, और मैंने ये सब चीज़ें जब सुनी, तो मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने की है, वो भी फुल टाइम की है, काफ़ी लंबे टाइम तक की है, और मुझे मालूम है कि ऐसे केसेस होते हैं कि काफ़ी लोग को सब कुछ बता के भी जॉइन कराओ तो बाद में झूठ बोलते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने अचानक न्यूज़ देखी, फिर अर्नब गोस्वामी की। हाँ, और तब मैंने वही कंपनी का नाम सुना, क्यूनेट, और तब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया ऑनलाइन। ओके। और मैंने पुणे में, दिल्ली में, हर जगह पे व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन किए बैन क्यूनेट के, जो अपने हम्म। गुरप्रीत आनंद चलाते हैं। हाँ। और मैं क्यूनेट पर रिसर्च करने लगा कि आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। हम्म। और तब मेरा वास्ता हुआ एक चैनल से, सोच नाम का चैनल है, काफ़ी पुराना चैनल है, अभी सुमित आपको पता चौहान। हो। सुमित हाँ, चौहान। एग्ज़ैक्टली। तो उसने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, हालाँकि उसका चैनल इस बारे में नहीं है कि क्यूनेट एक स्कैम है। उसका चैनल इस बारे में है कि क्यूनेट के प्रोडक्ट कितने ज़्यादा अनएथिकल तरीके से बकवास प्राइस में बेचे जा रहे हैं और वो डिज़र्व नहीं करते। इनफैक्ट उसने ये भी बताया है कि इनकी उनकी घड़ियाँ पहली तमिलनाडु में मिलती हैं। उनकी पहली वीडियो देखी थी, क्यूनेट आईआर की सच्चाई। ओके, ओके। मुझे हाँ। टाइटल वीडियोज़ का याद नहीं है, पर उनके वीडियोज़ इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और वो हम्म। सिर्फ़ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्यूनेट झूठ बोल रही है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। कैसे उनका हम्म। ट्रिप सेवर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ट्रिप सेवर में जिन प्राइसेज़ पे आपको टूर्स मिलती हैं, कैसे उससे बहुत कम दामों में, कैसे भी आप जैसे भी चाहें उन नॉर्मल बुकिंग.com पे उन्हीं होटल्स को बुक कर सकते हैं आधे दामों पर। और हम्म। उस पर ऑफ सीज़न सीज़न का भी कोई वो नहीं है। प्लस उन्होंने ये भी प्रूव किया कि इनकी जो घड़ियाँ हैं, वो तमिलनाडु के एक वेंडर से वो खरीदते हैं, जो कि नॉर्मल फालतू सी वो कार्निवल स्टॉल्स में बनाते हैं। हम्म। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैं रिलेट कर पा रहा था कि हाँ भई, ये नॉर्मल सी बात है। एमएलएम, हर एमएलएम का यही रोना होता है कि उनके प्रोडक्ट कुछ होते नहीं हैं, क्योंकि उनको सिर्फ लॉस से बचने के लिए प्रोडक्ट लगाना होता है। तो अब हम्म। ये हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगा कि आखिर ये सच में हो रहा है क्या? मैं बहुत सारे कुछ कुछ उस टाइम पर तो आपका चैनल नहीं था, लेकिन ट्यूनिक विक्टिम के कुछ वीडियोज़ मिल जाते थे। हम्म। और तो मैं सुनता था और मैं सोचता था कि क्या ये सच्चाई है जो कि बताया जा रहा है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं सोचता था और यकीन नहीं करता था। लेकिन हम्म। तभी मुझे कॉल आना शुरू होता है लॉकडाउन के टाइम पर। लॉकडाउन जस्ट लगा था, मतलब ओके। जस्ट अनाउंस हुआ था, ओके? हम्म। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और मुझे मेरे एक रोहित करके एक मेरे कज़न है, हम्म। उनका मुझे कॉल आने लगा। और इससे पहले उनका मुझे कॉल आए, मेरी फैमिली मुझे पहले ही बताने लग गई कि अरे लगता है कि रोहित भैया ने कुछ शुरू किया है। उनकी बैंकॉक का यू नो उन्होंने डाला था कि वो बैंकॉक गए हैं, उन्होंने कोई बिज़नेस शुरू किया है। और मुझे ऑब्वियसली कुछ ऐसा लगा कि शायद ये कनेक्ट, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा क्यूनेट में इन्वॉल्व था कि मैं ऑलमोस्ट, मुझे उनके सारे टर्मिनोलॉजी, जो भी उनके वीकॉन, पीओए और वो उनका सब कुछ पता था। तो मुझे लगा कि शायद इनका वीकॉन के लिए गए होंगे। हम्म। लेकिन मुझे 1-2 बार कॉल आए उनके और 10-10 मिनट के लिए 4-5 बार बात की उन्होंने। और मुझे मुझे उस तरीके से उन्होंने कभी क्योंकि ब्लड रिलेशन है, कज़न है, तो उन्होंने मुझे कभी ये सब नहीं बोला कि मैंने कुछ शुरू किया है, तू कब तक जॉब करेगा और ये सब जो इनका स्टैंडर्ड रहता है।
वो सब नहीं, हाल-चाल पूछते थे और तुम क्या कर रहे हो फिलहाल, क्या प्लान है? तो मैंने उनको वही बताया कि भैया अभी तो जो भी है मेरा, मतलब आपको तो पता है मेरा जो भी है काम ऑनलाइन ही वगैरह चलता है, और उस टाइम पे मैंने नया-नया शुरू किया था ये ओके। इन्वेस्टमेंट का काम। मैंने बोला ये सब है, तो बस फ्री रहता हूँ, लेकिन मेंटली नहीं, सिर्फ फिजिकली फ्री रहता हूँ। मतलब मैं, मेरी बॉडी कहीं हो सकती है, बट मैं ऑल द टाइम ऑक्यूपाइड रहता हूँ दिमाग से। तो बोला कि तो अगर कुछ और होगा तो भी कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा बिज़नेस है, हम लोग ऐसे कुछ अच्छे होनहार टाइप के थोड़े, तुमने जॉब वगैरह भी काफ़ी किया है और तुमको एक्सपोज़र है, तो तुमको भी कर सकते हो। मैंने बोला अरे हाँ, मम्मी बता रही थी कि आप कुछ दिन पहले बैंकॉक भी गए थे काम के सिलसिले में, तो कैसा चल रहा है वगैरह? तो उन्होंने बोला वही सब सही चल रहा है। तो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ होता है तो मैं बताता हूँ। अच्छा। तो ये वो वाली वहाँ पर बात हो गई कि अभी तो कुछ नहीं है, कुछ होता है हाँ, तो बताता हूँ। और 1 डेढ़ हफ्ते के गैप के बाद, और हाँ, आई वाज़ वेरी एक्साइटेड, और मैं ये आइस ब्रेक नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे जानना था कि क्या ये सच है जो मैं सुनता हूँ और पढ़ता हूँ हर जगह। तो मैंने बोला हाँ भैया, जो भी है आप बता देना मुझे। तो फिर वैसे ही जैसे कॉल आया, तुम अपना अ, मैंने सीनियर को तुम्हारी डिटेल्स भेज दी हैं, तो तुम्हारा इंटरव्यू है, और लॉकडाउन था तो ज़ूम पर इंटरव्यू है। और ये रिसेशन फ्री बिज़नेस है, इसमें रिसेशन बिल्कुल नहीं है, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, रिसेशन फ्री और पैंडेमिक फ्री, पैंडेमिक फ्री टर्म यूज़ कर रहे थे। तो नई मैंने टर्म बोला पैंडेमिक फ्री। हाँ, हाँ, पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक तो मतलब मैंने तो 20 साल में पहली बार ही देखा था। बोला कि ठीक है, सही है। तो उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की कि फॉर्मल्स पहन लेना, और अच्छे कपड़े और इस टाइप की चीज़ें। और बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात लगी मुझे कि एडिफिकेशन तो किया ही किया, और दूसरी बात कि उन्होंने अपने जैसे कि टाइम की वैल्यू क्रिएट करने के लिए मुझे बहुत चीज़ें एडवांस में बोली कि फ़ोन का देख लेना, इंटरनेट है कि नहीं अच्छा, या चेक कर लेना कि फ़ोन पे चार्ज पूरा हो, अच्छे कपड़े पहन लेना, और फॉर्मल्स वगैरह। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो फेयर एंड स्क्वायर है, क्योंकि मैंने भी एमएलएम किया है। आप टेबल पे बिठाने से पहले कि कुछ भी कर सकते हो, तब तक आपको फ्री हैंड होता है, ठीक है? तो मैंने बोला कि ठीक है भैया। और ऑब्वियसली मतलब मैं जनरली सभी फॉर्मल्स मुझे पसंद नहीं है, और मैं पहनता नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं थोड़े डिसेंट कपड़े पहन लूँगा, फॉर्मल्स वगैरह ऑब्वियसली मेरे पास है नहीं। और बोला कि ठीक है, जैसा भी है आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लो। मैं बैठा, सब कुछ हुआ नॉर्मली। तो पहले रीना मलिक जो हैं, उन्होंने मेरा इंट्रो लिया। ओके। मुझे लगा कि रीना, पहले तो आइडेंटिफिकेशन रीना मलिक का किया गया कि रीना मलिक ये, रीना मलिक वो। तो मैंने सोचा कि रीना मलिक ही है शायद, जो मेरा प्लान लेने के लिए है। रीना मलिक ने मुझसे सवा घंटे बात की, आप यकीन नहीं करोगे, सवा घंटे। और उसके बाद उसने फिर किसी और को एडिफाई किया, उससे भी 10 गुना ज़्यादा। अच्छा। और तब आए नहीं तो नवदीप हुडा। यूजुअली एडिफिकेशन 15 मिनट से ऊपर नहीं होता। वही तो बात है। मतलब आप हाँ। सोचिए कि इनके 2 लेवल थे, कि पहले तो मैं किसी को भगवान समझ के बैठा हूँ, और अब वो बता रहा है कि भाई मैं तो एजेंट हूँ, मतलब मैं तो मैनेजर हूँ, अब आ रहे हैं भाई असल भगवान। तो मैंने सोचा भाई ये तो बहुत सॉलिड, हाँ, मतलब इनका वो है। और मैं एक बात पे बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि 1.5 घंटा रीना मलिक जी ने, और नवदीप हुडा ने लगभग 2.5 घंटा और बात की मुझसे। और इस नवदीप हुड्डा मैंने नाम सुना है, ये दिल्ली से? हाँ, नवदीप हुडा दिल्ली से, मेरे पास फ़ोटो है, आप चाहो तो बात नहीं, करते-करते मैं आपको बीच भेज सकता में हूँ। रिसेंटली मैंने वो किया था एक सेशन लाइव का, जिसमें मैंने ना इंस्टाग्राम आईडी वगैरह दिखाई थी, तो काफी सारे लोगों ने कमेंट में डाला था नवदीप हुड्डा दिल्ली से। तो हाँ, और इनके भाई हैं हनी। अच्छा। तो ये काफ़ी लगता है टॉप लेवल पे होगा नवदीप हुडा, क्योंकि उसका हम्म जो एडिफिकेशन इन लोगों ने किया था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया था इन लोगों ने। हम्म तो मैंने बोला कि ठीक है, अब यहाँ तक बात कैसी थी कि उन लोगों ने, नवदीप हुडा ने 2.5 घंटे, ठीक है? हम्म और इन्होंने, देखिए मैंने आपको फ़ोटो सेंड की है दोनों की, अच्छा, वो व्हाट्सएप तो पे। अभी मैं नहीं देख पाऊंगा, वो अभी इसी फोन पे। बट अभी देखो, अभी कमेंट भी आया है, नवदीप हुड्डा विनोद सहारन का दोस्त है। ओके, ओके, हाँ, ओके। विनोद सहारन, ये वही है जो रिसेंटली जयपुर का केस नहीं हुआ था, पुलिस वाले ने, हाँ, हाँ, टीम ने डॉक्टर पकड़ा साहब दिया। आपको चल हाँ, नहीं नहीं, वो है रोहतक था।
अच्छा वो तो रोहतक का था। अच्छा हाँ ये जो जयपुर, अरेस्ट हुए, 13 अरेस्ट हाँ हुए हैं। हाँ हाँ, 17 FIR जो लोग पकड़े गए थे, 17 अप्लाई, एग्ज़ैक्टली। वो था विनोद सहारन। ओके, ओके, ओके। और ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल लगता है, स्मार्ट लगता है देखने में। हम्म मतलब अच्छा लीन है और बहुत अच्छे कपड़े वग़ैरह और अ, अच्छा ऑफ़िस चेयर वग़ैरह पे बैठ कर के काफ़ी हम्म अच्छी तरीके से बात कर रहा था। लेकिन एक बात है कि जो इंसान मतलब थोड़ा लॉजिक सुनना चाहता है, हम्म इन मैडम के 1.5 घंटे और इनके 2.5 घंटे, मुझे इस पूरी ब मतलब इतने देर की बकचोदी में मुझे एक भी वैल्यू की, कोई पॉइंट की बात मुझे सुनाई नहीं दी। तो मैं इसके लिए मतलब मैं इनको ताली बजाना चाहूँगा कि ये कैसे इतनी सारी बातें कर सकते हैं बिना मुद्दे की बात किए। तो जब भी मुझसे ये बात कर रहे थे, मुझसे बात-बात में ये पूछ रहे थे कि "सो यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग राइट? आपको यहाँ हम्म तक समझ में आ गया सब?" और मैं हम्म जनरली यही रिप्लाई दे रहा था कि वैसे इसमें डाउट जैसा तो मुझे कुछ लगा नहीं, मतलब अभी तक तो मुझे जो भी आपने एफवाईआई फॉर योर इन्फॉर्मेशन चीज़ें बताई हैं, जो कि जनरल हम्म नॉलेज जैसी है, जैसे कि ऑडी क्या करती है, हाँ, फिर एडिडास क्या करती है, ये इंडस्ट्री क्या करती है, वो इंडस्ट्री क्या करती है, हम भी वैसे करते हैं, वैसे ठीक है, लेकिन एग्ज़ैक्टली मेरा क्या रोल होगा, आप मुझे हम्म बताइए। और हाँ, ये बात तो बताना भूल गया कि जब मेरा प्लान पहले हुआ था, तो मुझसे हम्म 2 चॉइस हुई थी, 7 लाख और 4 लाख ओके पुणे ओके। वाले में। हम्म और इस बार चॉइस दी गई कि अगर आप 3.5 लाख देते हैं, तो आपको अगर फ्यूचर में कोई बिज़नेस ट्रिप के लिए हम बाहर भेजते हैं, तो आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म अगर आप पौने 2 लाख लगभग देते हैं, तो आपको मतलब अगर फ्यूचर में फ़ॉरेन जाने की चीज़ हुई, तो आपका पासपोर्ट हम्म वगैरह है कि नहीं, तब आपको पे करना पड़ेगा। तो मतलब वो ओके। वीकॉन के पैसे मुझे चॉइस थी कि मैं या तो बाद में दूँ या तो पहले ही दे हाँ दूँ। तो हाँ मैंने बोला कि ठीक है, वो सब सही बात है। अब मैं डाउट पूछना शुरू किया। हुँ, क्योंकि हम्म ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ऐसे होते हैं ना कि जब आप डाउट पूछते हो, तो वो बार-बार बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको बताने दो, आप आप डाउट एंड में पूछो। तो हम्म इस चक्कर में देर हो जाती है। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक चलो बार ये मैं यहाँ पे फिर से क्लेरिफाई करना चाहता हूँ आपसे कि 1.5 घंटा एडिफिकेशन हुआ, 2.5 घंटे के आसपास प्लान लगा आपका पूरा चला, ठीक है। हाँ, लेकिन जो 1.5 घंटे का एडिफिकेशन था ना, हाँ, उसमें भी मुझे कुछ बताया गया इंडस्ट्री और ये वो हम क्या करते हैं मेरे वगैरह। को ये मेरा क्वेरी ये है, क्यूनेट का नाम पता लगा आपको नहीं लगा, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। क्लेरिफाई करना था। नहीं, हम्म बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी तक प्लीज कंटिन्यू। स्टूडेंट का नाम नहीं बताया गया। और हम्म जब ये सब हो रहा था तब तक तो ठीक है, लेकिन जब पैसों की बात शुरू हुई, जब हम्म पैसे माँगे तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि भाई अभी तक, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सुना और देखा नहीं था। और जो मैं अब पिछले 2-3 साल से सुन रहा था, देख रहा था, अब वो मुझे सच होता दिख रहा था कि अब मुझसे हम्म पैसे माँगे जा रहे हैं और यही बताया जा रहा था कि आप अपने जो कज़न ब्रदर हैं, रोहित हैं, उनके अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है ना? ओके। आप हमको नहीं हम्म दे रहे हैं, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। उसके बाद आपकी एक वर्कशॉप होगी, हम्म उसकी वर्कशॉप होगी और वर्कशॉप के बाद आपको कुछ दिन मिलेंगे बिज़नेस को समझने के। और यू नो मतलब बेसिकली ट्रेनिंग होगी। तो हम्म मैंने बोला कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ट्रेनिंग होगी, सब होगी, लेकिन पैसे वही 4 चीज़ें बताई गई मुझे कि वर्चुअल ऑफ़िस, हुँ, हम्म और फिर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, कुछ पता नहीं कितनी 100 कंट्री, 200 100 कंट्रीज़ में आप धंधा कर सकते हो। हम्म प्लस 2 चीज़ें और बोली गई थी। और हाँ, जब मैंने पूछा था कि भई ये वर्चुअल ऑफ़िस क्या है, कंपनी का नाम क्या है? तो क्योंकि मुझे मालूम था कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पर वो मुझे आसानी से गोली दे नहीं सकते हैं। बिकॉज़ हम्म मैंने एमबीए किया हुआ है और मेरे सवालों के अगर तुम जवाब नहीं दोगे, तो बचना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं हम्म उनसे सीधा-सीधा बोल रहा था कि ओके, बट आपको पता होगा कि कोई भी दुनिया की कंपनी जो होती है, हुँ, हम्म कोई भी दुनिया की। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, अभी तक मैंने सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था उनका, ओके। अ, दोनों का। हाँ नवदीप हुडा का भी और इसका भी, सब कुछ मेरा रिकॉर्ड चल रहा था। तो मैंने ओके। उनसे, मैं चाहता था देखना कि ये किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, किस हद तक हम्म इन्फॉर्मेशन छुपा सकते हैं। तो सबसे आप एक तरह पहली से बात, स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे। हाँ, स्टिंग ऑपरेशन जैसे स्वप्निल गांधी का है ना, हाँ लेकिन स्वप्निल गांधी ने पेशेंस खो दिया ना जब जब उन लोगों ने, जब उसको समझ में आ गया कि कंपनी का नाम हाँ नहीं बताने वाले, तो वो गाली-गलौज पर उतर गया। हाँ, हाँ लेकिन यहाँ पर मेरा था कि मैं उसको आखिरी लिमिट तक चेक करना चाहता था कि आखिर कहाँ तक मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं ये।
तो मैंने सवाल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछने शुरू किए। मैंने बोला कि ठीक है, आप धंधे की बात कर रहे हैं। बिज़नेस इस दुनिया में जो भी करता है सबको पता है कि इस दुनिया में बिज़नेस या तो कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं या तो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट? और उसके बदले या तो आप अपने नाम पर बेचिए और या तो व्हाइट लेबलिंग कीजिए, किसी और का माल अपने ब्रांड पर बेचिए, ठीक है? तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, ये है, वो है, तब वो लोग थोड़ा-थोड़ा खोलना शुरू हुए कि हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हमारे पास केंट है। तब मुझे मालूम चला क्योंकि मुझे सारे प्रोडक्ट भी पता थे पहले से क्यूरेट का। मैंने सारी लिस्ट उसकी सब देख रखी है, वो कायरोस वगैरह सब मुझे ब्रांड्स पता थे पहले से। तो जैसे ही ओके। केंट बोला मैं समझ गया 40,000 का इनका वो है। तो मैंने बोला कि ठीक है, केंट है, मैंने केंट सुना है, हेमा मालिनी आती है उसके ऐड में, ओके, और क्या है? तो फिर कुछ भी झूठ बोलने लगे, आईफ़ोन, हाँ, हाँ, जो मतलब आईफ़ोन मुझे पता है कि नहीं है एप्पल, एप्पल बोलने लगे। हाँ, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है और ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। फिर मैंने इनको बोला कि अच्छा ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि आपने बोला कि ये वर्चुअल ऑफ़िस बनेगा, राइट? वर्चुअल का और एक और बात कि मुझे इस पूरे इंटरव्यू में बैठने से पहले मुझे कभी नहीं मालूम था कि ये 100% क्यूनेट है बिकॉज़ मुझे मालूम था कि ये लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं ई-कॉमर्स, जबकि मुझे ई-कॉमर्स मेरे कज़न ब्रदर ने कभी नहीं बोला था। मुझे बोला था कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो मुझे बस ये एक आखिरी लिंक बचा था कि भाई ई-कॉमर्स नहीं बोला तो शायद कुछ और हो। पर जब केंट बोल दिया और फिर ई-कॉमर्स भी बोलने लगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन भी बोलने लगे, तब मुझे समझ में आ गया कि ये वही चीज़ है। तो मैंने बोला कि ठीक है अब एक बात बताइए कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे वर्चुअल ऑफ़िस मिलेगा, तो सीधी-सी बात है कि आपके पास या मेरे कज़न ब्रदर के पास भी कोई वर्चुअल ऑफ़िस होगा, है ना? तो आप ये बताइए कि अब जैसे जीमेल है, जीमेल गूगल की वेबसाइट है, लेकिन मेरा वर्चुअल ईमेल मुझे एक लॉगिन आईडी पासवर्ड से देता है। मतलब मेरा करेक्ट। ईमेल devsingh.com नहीं होगा, है ना? मेरा ईमेल होगा जीमेल पे devsingh@gmail.com। तो एग्जैक्टली। वैसे ही अगर मेरा वर्चुअल ऑफ़िस खुल रहा है, तो किसी कंपनी के उस पर खुलेगा या ये क्या सीन है? तो ये मैंने क्यों बोला क्योंकि वो मुझे झूठ बोलने लगे कि devsingh.com करके हम आपका वर्चुअल ऑफ़िस खोलेंगे। ओके। आपके ही नाम तो मैंने बोला कि तब मैंने बोला कि अच्छा तो फिर मतलब जो मेरा कज़िन है रोहित सिंह के भी नाम का वर्चुअल ऑफ़िस होगा तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। पैसा-वैसा है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि मेरा वर्चुअल ऑफ़िस मुझे अपना वो दिखा दे। कैसा जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ एक्साइटमेंट मुझे जानना है बिकॉज़ आपको तो पता ही है कि जो पैसे हैं, अगर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि बिना सोचे और बिना पूछे पैसे दे दे और आई एम श्योर आपको नहीं चाहिए होगा कि आपके बिज़नेस में कोई बेवकूफ़ आए। हाँ, तो बोले हाँ, हाँ, नहीं बराबर है। ऐसी बातें करने लगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ से भी बात नहीं बन रही है, मुझे और इनसे कुछ डायरेक्ट जवाब चाहिए। तो मैंने बोला कि अच्छा बस मुझे एक सवाल पूछना है कि ये कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे बेचना है तो अरे नहीं, नहीं आपको बेचना कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला कि तो कैसे? किसी के पोर्टल पे मुझे क्या कोई एसईओ करना है? वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बढ़ाना है ताकि आपकी सर्च में रैंकिंग ऊपर आए, प्रोडक्ट बिकेंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो बोला हाँ, हाँ, कुछ वैसा ही होगा, हाँ, लेकिन एग्ज़ैक्टली नहीं होगा ट्रेनिंग में बताएँगे। ओहो। तो मैंने बोला कि ट्रेनिंग में ठीक है, मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है कि प्रोडक्ट बिकेगा तो ही मेरे को परसेंटेज मिलेगा, 14% कुछ बोल रहे थे मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बताइए कि मुझे 14% मिलेगा सेल्स पर वो ठीक है, पर खरीदेगा कौन एग्ज़ैक्टली? मैं कस्टमर ढूँढूँगा कैसे? इंटरनेट पे ढूँढूँगा या कैसे? तो मैंने फिर जब वो सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे थे, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया, ये कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मुझे अपने मतलब वो बंदे जोड़ने वाला धंधा तो नहीं है ना ये? क्योंकि अब मैं पूछ तो चुका था यहाँ पर कि मुझे कोई बचा नहीं है, मुझे पूछना ही पड़ेगा। हाँ, ये कोई बंदे जोड़ने वाला धंधा तो नहीं है ना जैसे चेन मार्केटिंग? मैंने जानबूझ के ऐसे वर्ड यूज़ किए कि उनको लगे कि ये कोई नौसिखिया है। तो मैंने अरे क्या होता है वो बंदे जोड़ना क्या होता है? हाँ, चेन वेन नहीं भाई। तो उनकी गलती क्या हो गई? उन्होंने मुझे बोल दिया कि अरे ये एमवे वगैरह जैसी फालतू काम, तेल साबुन हम नहीं बेचते। तो मैंने उनको इंटरप्ट किया और मैंने बोला देखिए मुझे काफ़ी गलत लग रहा है आप ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एमवे बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी है, वो तेल साबुन बेच रही है, कुछ भी बेच रही है। हाँ, मैं उसकी काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि काफ़ी सालों से वो टिके हुए हैं और आप जाके चेक करेंगे तो कितने हर साल उनका जो टर्नओवर देखिए, तो वो तेल साबुन बेचे या कुछ भी बेचे, आप उसको गलत मत बोलिए। तो ये बात मैंने पकड़ ली। हाँ, तो मैंने बोला कि तो मतलब जैसे कि एमबे का प्लान रहता है कि अपने
दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को रेफर हम्म, करते हैं, वैसा ही है क्या ये? हम्म, तो ये बात होने से पहले क्या सीन हुआ था ना कि वो मुझे बोलने लगे कि हम आगे देखते हैं कि आप सेलेक्ट होते हैं कि नहीं पहले, हो, ठीक है? क्योंकि उन लोग को मेरी कन्वर्सेशन कट करनी थी। हम्म, तो अब बाकी की बातचीत मेरे कज़न से होने लगी। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो एकदम डीप में चला गया मैं, वो मेरे कज़न से होने लगी। मेरे स्टार्टिंग के सवालों पर ही उन लोगों ने मोहर लगा दी कि आप सेलेक्ट होते हैं कि नहीं, आपको हम बता देंगे, और उन लोगों ने कट कर दिया। फिर मेरे कज़न से जब मेरी बात हुई, तो मैंने कज़न से जब ये सब सवाल पूछने शुरू किए, तब मेरे कज़न ने ये सब बताया मुझे कि भाई वो एमएलएम जैसा नहीं, वो एमवे जैसा नहीं है, और ये वो। तो उन्होंने बोला कि रुको, एक काम करो, 2 घंटे रुको, मैं तुम्हारी फिर से मीटिंग सेट कराता हूँ। उनके भी एक हमारे सर है, उनके भी ऊपर हमारे सर है, उनसे बात करो। तो मैंने बोला सुनो, सुनो, मेरी किसी से बात मत कराओ आप। मुझे बस इतना बताओ, क्या मैं अपने दोस्तों और फैमिली को क्या ये बताऊँगा? हाँ, आप जो मुझसे पैसे ले रहे हो, क्या मुझे अपने दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को क्या बताना है? और यही सब क्या उनके साथ भी होगा जो मेरे साथ हो रहा है? और क्या उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे? मेरा सिंपल सवाल है, मुझे किसी सीनियर से नहीं मिलना। तो उन्होंने बोला कि मतलब यार क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और फिर से आधे घंटे, और ये क्या करती है, ये क्या करती है, वो क्या करती है। तो मैंने बोला कि देखिए, अब आई एम रियली सॉरी, आई रिस्पेक्ट यू। हाँ, मतलब अभी भी मेरे को कुछ वो नहीं है, क्योंकि आप, मुझे पता है इस चीज़ में कैसे आदमी की ट्रेनिंग कराई जाती है, ब्रेन वॉश कराया जाता है। उनके हिसाब से तो वो उपकार ही कर रहे होते हैं ना आगे वाले पे करोड़पति बनाने के लिए। सही बात तो है। मैंने बोला मेरे सिर्फ मुझे सवाल का क्लियर कट जवाब दीजिए, क्या मुझे रेफर करना है? तो बोला हाँ। और मेरे को लिटरली सर फटे जा रहा था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने जो 2 साल की मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो रही थी, कि सच में ये नेटवर्क मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं, झूठ बोलकर पैसे लेते हैं। और मुझे वो सारे वीडियो सच लगने लगे, कि लोगों ने जो सुसाइड किया, और जो लोग इतने सारे विक्टिम्स हैं और बोल रहे हैं हमसे बिना बोले पैसे लिए, और मेरे आंखों के सामने ऑलमोस्ट अंधेरा छा रहा था कि भाई ये सच में, मतलब क्योंकि मेरे को सच में डाउट था आज से पहले कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली कि भैया एक बात बताओ मुझे कि मेरा सिंपल सवाल है, मेरे से 1,70,000 आप ले रहे हो, उसमें मुझे क्या मिलेगा? हाँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे कि यही सब है अपना वर्चुअल ऑफिस और ये वो। क्योंकि मैंने उनको सीधा सवाल पूछा कि जहाँ तक कि मुझे मालूम है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो कभी भी पैसे नहीं लेती है वर्चुअल ऑफिस के, वो सब तो फ्री मिलता है और आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट लेना होता है। तो उन्होंने मुझे एक लाइन में बोला कि हाँ, तुम्हें भी मिलेंगे ना प्रोडक्ट। मैंने बोला आप दूसरा सवाल, क्या मुझे मिलेंगे या मैं पैसे दे रहा हूँ खरीदने के लिए? हाँ, क्योंकि मैं तो पैसे दे रहा हूँ खरीदने के लिए, तो मुझे मिलेंगे कैसे? हाँ, तो बोला देखो, तो मैंने बोला अच्छा ये बताओ कितने के मिलेंगे? तो वहाँ पर भी झोल, बोला 1,55,000 के मिलेंगे। तो मैंने बोला कि 1,55,000 के क्यों मिलेंगे? 1,70,000 के क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ, चलो मैं सेकंड वाला प्लान लेता हूँ, मैं वो वाला नहीं लेता हूँ जिसमें मुझे फ़ॉरेन जाने को मिलता है। हाँ, तो बोला कि अरे वो तुमको मटेरियल, ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। वो शायद वो किताबें वगैरह देते हैं ना, और ये सब जो ₹800 है उनका जो स्टैंडर्ड फीस है। वो किताबें भी बिना बिल के होती हैं। हाँ, हाँ, और वो किताबें मुझे लगता है बल्क में प्रिंट करवाते हैं, हाँ, जो वही कि होता है। शायद 100-150 में किसी प्रिंटिंग प्रेस से हो जाती होंगी। जो मुझे किताबें मिली थी ना 6, उनमें एमआरपी वगैरह कुछ लिखी नहीं थी। और कितने पैसे लेते हैं वैसे किताबों के? जैसे 6 किताबों का इनका हिसाब ही ₹500 नहीं पड़ा। पता। सच बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक मुझे हिसाब नहीं पता। जब हाँ, वैसे वेलकम हुआ था मेरा, हिसाब-किताब नहीं है। वेलकम हुआ था मेरा, ठीक है? हम सब जितने जने थे ना, यहाँ 10 से 15 लोग थे जितना मुझे याद है, सबको बुलाया गया। एक सीनियर था, उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली पीछे से, भर-भर के सेट रखे हुए थे 6-6 किताबों के। अच्छा, सभी को दे दिए। सभी को उठा-उठा के सेट उठा के दे दिए। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। बस हम बातें माने जा रहे थे, माने जा रहे थे, माने जा रहे थे। सबको वो सेट पकड़ा दी, हम भी लेके घर लेके आ गए और पढ़ने लग गए। ओके, मतलब ये 6 लोग का कराया, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि इसमें कोशिश करते हैं कि न्यू जॉइनिंग आपस में बात ना करें कुछ दिन हाँ, तक। पूरी कोशिश होती है, पूरी कोशिश होती है। इनफैक्ट मेरे को जिसने रेफर किया था मेरे दोस्त ने, मुझे उससे भी कॉन्टैक्ट करने को मना किया गया था क्योंकि उसको कुछ नहीं ज़्यादा पता था, वो भी रिसेंटली जॉइन हाँ, था, ठीक है? ओके, ओके, वो भी नया था, वो भी नया वो भी था। नया था, उसको कहा गया था कि डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कराएँगे, मतलब जो वर्किंग अपलाइन था मेरा, उसको कहा गया था मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होगा। हाँ, समझ गया, क्योंकि नया था तो उसे भी हर 2 दिन में पॉज़िटिविटी का डोज़ चाहिए होता है। तो वो हाँ, कैसे मतलब सँभालेगा हाँ, डाउनलाइन्स को?
है हाँ, ना? तो वो चीज़ हुई थी। तो जब मेरे हाँ, को समझ में आने लगा था ना चीज़ें, तो मैं फिर भी ना अपने दोस्त के पीछे पड़ गया। फिर वो मुझे बार-बार मेरे वर्किंग अपलाइन की तरफ मोड़ देता कि उससे पूछ, उससे पूछ, उससे पूछ, यही यही होता है चलता कि रहा। उन्हें वही बताया जाता है कि आप ज़्यादा डाउट मत क्लियर कीजिए, आपको कुछ भी होता है, तो आप बोलो हुँ, कि यार मैं तेरे को इनसे बात करवाता हूँ। हाँ, हाँ, यही चलता है। तो ये तो ये हो गया। तो हुँ, हाँ, मैं यहाँ पर था कि फिर मैंने उनको सीधा-सीधा बोला कि भैया ऐसा-ऐसा है ये सीन। तो हुँ, मैंने उनको बोला कि आप एक बात बताओ कि क्या ये सही है? क्योंकि मैंने ये धंधा किया है। हाँ, और तो उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा-वैसा। उनसे मेरी और बात हुई, पर सीन क्या हुआ उसके बाद मैंने उनसे डिस्कनेक्ट किया, जो भी उनको काम होगा, क्योंकि इनकी मीटिंग्स भी वगैरह काफ़ी होती है। हुँ, तो उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हुआ, फिर मैंने क्या किया डायरेक्टली इनके वीडियोज़ के पोर्शन एडिट करके, क्रॉप करके हुँ, और इनकी फ़ोटोज़ लेकर के सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने शुरू कर दिए, ओके। इमीडिएटली। हुँ, ट्यूनेट अवेयरनेस पे, फिर कब की बात है? कब की बात है ये? 2020 जब लॉकडाउन जस्ट अनाउंस हुआ था उसके 2 महीने हुए होंगे। ओके, ठीक है। तो मैंने हर जगह इनके पोस्ट डालने शुरू कर दिए। हुँ, अ, लॉकडाउन जस्ट अनाउंस हुआ था, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो ऑलरेडी बैंकॉक जाकर आ चुके थे। तो सीधी-सी हुँ। बात है, उन्होंने लॉकडाउन के पहले बैंकॉक हो आए थे वो और उसके बाद इसीलिए वो बोलने लगे पैंडेमिक प्रूफ बिज़नेस है ये। एक्चुअली फ़ेब 2020 में, जब 20 में मैं लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन तो हाँ, वहाँ एक इवेंट हुआ था फ्रीडम 2.0 बैंकॉक में, ओके। तो जिसमें हो सकता है वही चीज़ सही थी वो टेरेंस लुइस उसमें इवेंट में थे। मुझे याद आ गया वो। और बैंकॉक का ही था वो। हाँ, बैंकॉक का था। हाँ, तो फ़ेब वो वहाँ गए 2020 में। हुँ, तो वो वहाँ गए होंगे क्योंकि मेरे से उनकी बात ये सब अ, मुझे कन्फ्यूज़न है अप्रैल, मई और जून का। इन तीनों में से हुँ, कोई एक महीना था। हुँ, हुँ, तो मैंने हर जगह पोस्ट डालना शुरू किया। जैसे ही मैंने पोस्ट डाला, उस पर इमीडिएटली बहुत सारे लाइक्स आने लगे, कमेंट्स आने लगे और हुँ, बहुत सारे लोगों ने डालने लगे कि मेरा भी प्लान हुआ था, इसने लिया था, गाली-गलौज और ये सब ये सब शुरू हो गया। और काफ़ी ओके। मतलब वो जाने लगा, शेयर्स बढ़ने लगे उसके और हुँ, लाइक्स आने लगे। तो इमीडिएटली मुझे कॉल आया इन्हीं का ओके। और बोला कि भाई यार तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने बोला क्या हुआ? क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं ये सब कर रहा हूँ या हाँ, मेरे हाँ। पास कुछ ऑडियो है। हुँ, तो मैंने बोला कि क्या हुआ भैया? तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, हुँ, मैं तुमसे बात करता हूँ, सब करता हूँ, हुँ, पर उनका फ़ोटो हटा लो। हाँ, उनका फ़ोटो हटा लो, वीडियो हटा लो और प्लीज़ नाम भी हटा लो। मेरे सीनियर्स वगैरह हैं, वो मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है हुँ, ना? हुँ, तेरा इतना ट्रस्ट लेवल है, तेरे पहचान का है और तेरे से बात करने की जगह वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है? उसको बोलो हुँ, उससे कुछ भी डाउट है, हम क्लियर करेंगे। हुँ, हुँ, उसको हमारे पास बिठाओ। हुँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, अब इस सिचुएशन में कैसा होता है, मना भी नहीं कर सकते हो आप, मतलब एक रिलेशन होता है, कज़न है, सब है। तो मैंने बोला कि ठीक है और मैंने जाकर के पोस्ट वगैरह सिर्फ़ फ़ोटोज़ हटाई खाली और नाम हटा लिए, लेकिन वो रहने दिया, पोस्ट रहने दिया। फ़ोटोज़ हुँ, हटा ली, नाम हटा लिए और बोला कि और बाकी सब सेम रखा कि अब आज मेरा प्लान हुआ, मेरे को ये झूठ बोले गए और ये सब हुँ, वैसा रखा। तो कमेंट्स वगैरह कुछ डिलीट नहीं हुए, सब वैसा ही था। हुँ, उसके बाद फिर मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने बोला कि भाई वो बंदा भी बात करने के लिए तैयार है, प्लस हमारा एक और सीनियर सर है, ठीक है ना? हुँ, वो तुमसे बात करेंगे, मैं तुम्हारा कॉल सेट कर रहा हूँ और तो मैंने बोला कि यार पर मुझसे बात क्यों करेंगे वो? मेरे को कोई डाउट्स थोड़ी हैं। हुँ, 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 मैं कोई तुम्हारा एमएलएम प्लान थोड़ी अटेंड किया हूँ कि मुझे डाउट्स है, मैं बहाने बना रहा हूँ तो तुम मेरे को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे। हुँ, हाँ, अगर आपको जानना ही है या कुछ सवाल-जवाब मेरे को करने ही है, तो वैसे तो मुझे मालूम है कि आपका कोई सीनियर मेरे आँखों के सामने आएगा नहीं, अगर मैंने पहले से आपको बताया कि मेरे क्या सवाल हैं। अगर फिर भी आपको वो है, विश्वास है, तो आप अपने सीनियर से जाकर के पूछिए कि किसने उनको हक दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर मुझे बिना बताए कंपनी का नाम, प्लान, प्रोडक्ट मेरे से पैसे लेकर के मुझे बोल रहे हैं किसी और नाम पर चाहिए। मुझे प्रोडक्ट बोल रहे हैं, भीख में मुझे फ्री मिलेंगे कंपनी की तरफ से, वो भी मेरे 10 बार पूछने के बाद, ठीक है ना? हो सकता है प्रोडक्ट भी नहीं मिलते, क्या पता? हुँ, यू नेवर नो। प्रोडक्ट तो मैंने जब बोला ना नेटवर्क मार्केटिंग है तो प्रोडक्ट मिलता है, उसका क्या तब मुझे बोला गया कि मिलेंगे।
ठीक बात है। हो सकता है वो भी नहीं मिलते। मुझे ये सारे सवालों के जवाब आप मुझे सीनियर से लेकर आइए। हुँ, हाँ, उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं पहले ही उनके फ़ोटोज़ और पोस्ट डाउन कर चुका था, वरना मैं सोच रहा था मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ, शर्त पे कि आप मुझे इन सवालों के जवाब दीजिए, मैं तब फ़ोटोज़ आपकी डिलीट करूँगा या वीडियो। ओके। लेकिन मैं इमीडिएटली जैसे ही मेरे कज़िन का कॉल आया, मैंने इमीडिएटली फ़ोटोज़ वगैरह उनकी डिलीट कर दी सब। हुँ, और हुँ, मैंने बोला कि आप मुझे इन सवाल का जवाब चाहिए। मैं आपको हुँ, 24 आवर्स दे रहा हूँ, ठीक है ना? अपनी सीनियर से बोलिए कि हुँ, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए, और मैंने उनको प्रॉपर एक पैटर्न बना करके व्हाट्सएप पे लिख के दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और मैंने बोला कि उनसे बोलना कि मुझे भाषणबाज़ी नहीं चाहिए। हुँ। जैसे कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ही मुझे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 करके भेजें। अच्छा, अभी मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ, जो आपने क्वेश्चन्स बनाए थे ना, वो आप थोड़े-से याद करके बता पाओ या अपनी समझ से बता पाओ, रीज़न बीइंग अभी किसी ने कमेंट में भी पूछा था अगर मुझे क्लाइंट के अगेंस्ट कंप्लेंट डालनी है, मुझे सारी बातें रखनी है, तो मेरे को करेक्ट, क्या-क्या करेक्ट। क्वेश्चन्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा बताओ? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जी। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, आपका सिर्फ चैनल है तो मुझे एक हिम्मत मिली मुझे इस बारे में आने में, बात करने में वगैरह। अदरवाइज़ मैं बिना क्यूनेट में पैसे कमाए, क्यूनेट में शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला इंसान होऊँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने मार्केट में ऐसा कोई वीडियो नहीं है विक्टिम का, शायद 2, 4, 5 छूट गए होंगे। हुँ, हाँ, वरना मैंने कोई विक्टिम वीडियो नहीं छोड़ा है। और मैं एमएलएम इतना टाइम तक किया हूँ मैं, हुँ, मतलब इतने टाइम से ज़्यादा ये बात है, 1 ही साल किया है, पर मैंने फुल टाइम किया है और हुँ, 100% डेडिकेशन के साथ किया है और हुँ, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ किया है। मतलब मैंने किसी को बेवकूफ़ बनाने के हिसाब से नहीं, मैं फ़ील करता था कि मैं लखपति बन जाऊँगा, मैं करोड़पति हाँ, बन जाऊँगा। हुँ, मैं मतलब लोगों का भला कर रहा हूँ। पर हुँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझा है। तो मैंने जो सवाल भी करे उनसे, यही हुँ, फॉर्मेट में सवाल कराए और मैंने उनको यही पहले तो मैंने वॉइस लॉग भी भेजा उनको। ये मेरा वॉइस लॉग है, उनको सुना देना और मेरे ये सवाल है। सवाल यही कि मैंने उनको ये भी दिया, मैंने उनको लीवे भी दिया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं एमएलएम कर चुका हूँ, मैं आपको इतना लेवरेज देता हूँ कि आपने मुझे क्यूनेट नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया की सारी एमएलएम कंपनी सेम होती हैं, सिर्फ प्रोडक्ट और बिज़नेस प्लान अलग होते हैं। मैंने एग्ज़ैक्टली। आपको आप लोग डरे क्यूनेट का नाम सुन के मैं नेगेटिविटी सर्च करूँगा, मैंने आपको इतना लीवे दिया। मुझे हुँ, मत बताओ क्यों, ठीक है, मुझे चलेगा, ठीक है। लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे पैसों का ज़िक्र आपने किया, बिना बताए कि ये एमएलएम है? हुँ, हाँ, मैं तो आपके सामने एक क्लीन स्लेट के साथ बैठा था, मुझे तो क्यूनेट नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी भाग जाएगी। आपको मुझे पता है कि आपको मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए यही चाहते हो ना कि मैं एमएलएम के बारे में कुछ बुरा बोलूँ, क्यूनेट के बारे में बोलूँ, केसेस हैं, अब तक मुझे किसी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन दिखाओ। पर मैं वैसा कन्फ्यूज़ आदमी नहीं हूँ। मेरा चलो बिलीव है इस कॉन्सेप्ट पे, मान गया मैं। हाँ, हुँ, हुँ, लेकिन आप ये बताओ कि आप तो उस श्रेणी में भी नहीं आती हो कि आप एमएलएम कर रहे हो। हुँ, आप तो 420 हो, आप झूठ बोल रहे हो और आप ये भी बोल रहे हो कि मैं अपने कज़िन के अकाउंट में पैसे दूँ। और मैंने सारे के सारे वीडियोज़ देखे हुए हैं, आप लोग को कोई भी मतलब बुरा नहीं लगता है कि आप लोगों के हॉट साइन अप करवा देते हो। और मैंने उनको हाँ, मुझे ये भी नॉलेज थी कि एक्चुअल जॉइनिंग 55,000 में उस टाइम पर होती थी, हुँ, 2020 में। मैंने हुँ, उनको ये भी बोला कि 55,000 मुझसे क्यों नहीं माँगे, पहली बात तो, ये सवाल नंबर 1। हाँ, हुँ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जो आपसे पूछ रहे थे ना अभी, कि जब भी कोई एमएलएम कंपनी में मिनिमम अमाउंट ऑफ जॉइनिंग अगर आपसे शेयर नहीं किया गया और उससे ऊपर पैसा माँगा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है कि वो लोग आपकी फाइनेंशियल स्टेटस की बिल्कुल कदर नहीं करते, ठीक हुँ, है? हुँ, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अपॉर्च्युनिटी सिर्फ 55,000 में उस टाइम पर मिल रही थी, शायद अभी 75 या 80 है। हुँ, जो लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट है 500 यूबी। हुँ, तो मेरे सवालों में एक ये सवाल था कि भाई ये बताइए कि आप मुझे मुझे मिनिमम पैसे क्यों नहीं माँगे? फिर मुझे ये क्यों नहीं बताया कि एमएलएम है? क्योंकि आपने तो मेरे साथ 420 ही की है, मेरे पास सब कुछ प्रूफ़ है ऑब्वियसली। पर आपका मैं वीडियो भी निकाल लिया इंटरनेट से, आपका ऑडियो भी निकाल लिया, फ़ोटो भी निकाल लिया, क्योंकि मेरे कज़न की दोस्ती की वज़ह से। हुँ, हाँ, हुँ, कज़न की दोस्ती की वज़ह से। और अब वही जो बेसिक सवाल थे वो मैंने लिस्ट बना के दिया और मैंने बोला कि अब आप बताइए। और अगर कोई ऑलरेडी ट्यूनेट कर रहा है या उससे पैसे ले लिए गए हैं, तब तो मेरे पास इतने बड़े सवालों की लिस्ट होगी कि हुँ, मतलब वो आ ही जाएगा। हाँ,
लेकिन मेरा तो बिना ज्वाइन किए मेरे पास इतने सवाल थे कि भाई कि तुम क्या कर रहे हो? तो उन लोग का एरोगेंट रिप्लाई आया कि भाई अब क्या हम उससे धंधा करना सीखेंगे? हाँ, उससे धंधा करना सीखेंगे इस टाइप का। तो मैंने उनको फिर से भेजा कि भाई एक बात समझ लो कि तुम लोग धंधा ये ना तुम्हारी हैसियत नहीं है बोलने की कि हम धंधा कर रहे हैं। मैंने किया है, मैंने उनको बताया, मैंने किया है एमएलएम। हाँ, एक साइट में हम लोग ना ये एक पोजीशन, हाँ, मुझे ये सब भी बोला गया था। मैंने अपने सवालों की लिस्ट में ये भी बोला कि मुझे ये क्यों बोला गया कि 1,70,000 जल्दी भरो वरना एक पोजीशन ब्लॉक है और वो चली जाएगी। सवाल में ये भी था कि मुझे ये अर्जेंसी क्यों फेक बताई गई कि पोजीशन भर जाएगी, क्योंकि एमएलएम में तो अनलिमिटेड पोजीशंस होती हैं। मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहा था कि मुझे बोला गया कि आज ही पैसे दो। तो ये सारे सवालों के ऑब्वियसली जवाब उनके पास थे नहीं। तो इसलिए उन लोगों ने एरोगेंस में बोल दिया कि भाई हम क्या अब इससे धंधा करना सीखेंगे और पता नहीं क्या-क्या। फिर मेरे को ऑब्वियसली मैं सचिन गुप्ता से लेकर के कविता सुगंध सबके वीडियोज़ देख चुका था, सारे वीकॉन के वीडियोज़ देख चुका था। तो मैंने अपना जो मेरा रेफरर था, मैंने उनसे साफ-साफ बोला कि एक बात बताओ कि आपको इन्होंने ट्रेन किया है कि झूठ मत बोलो, पर आप मुझे तो बता सकते थे। तो बोला कि अरे नहीं, ये एक्चुअली हमारी कंपनी की पॉलिसी है और मैं सबको बताता हूँ। मैं सबको बताता हूँ कंपनी का नाम। मैं तुमको भी तो बताने ही वाला था। हाँ, मैं तुमको भी बताने ही वाला था। मैंने बोला भाई कब बताने वाले थे, मतलब पैसे देने के बाद या कोई मुझे घड़ी मिलने के बाद बताते। हाँ, और फिर उसको बोला कि देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे बुरा नहीं लग रहा मुझे। लेकिन सोचिए उस इंसान के बारे में जो कि बस ये कुछ करना चाहता है लाइफ में, यू नो और सच में लोन लेकर, मेरे को तो पैसों का उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कोई सच में लोन वोन लेकर दे देता। और मैं ऑनेस्टली सही बोलूँ, अगर मेरे लाइफ में क्यूनेट नहीं आता और मेरी ये मीटिंग होती या मुझे कुछ नहीं पता होता, मैं 100% पैसे दे देता। क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने अर्जेंसी क्रिएट की, एक ही पोजीशन है, जल्दी पैसे दो। हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड को वेरिफिकेशन करवाना है और प्रॉपर एक एचआर का कॉल आया, यू आर सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड। हाँ, कांग्रेचुलेशन। और मेरे पैरों के तले जमीन खिंच के जा रही है, मेरा सर चकरा रहा है। मैं बोल रहा हूँ भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या सपना देख रहा हूँ? मैंने मतलब आज तक जो सुना सब सही है। और मैं सच में ये सब सुनने के बाद ऑनेस्टली मेरे मन में 0.1% भी कंप्लेन नहीं है उन विक्टिम्स के थ्रू जो कि पैसे दे देते हैं। क्योंकि मैं सच पहले सोचता था कि अरे यार ये तो कोई पागल ही होगा जो कि पैसे दे देगा। पर जिस तरीके से इन लोगों ने अपना काम करते हैं, एक पोजीशन बची है, बिजनेस मीटिंग हुई मेरी, अभी-अभी बोला 1-2 लाइकली माइंडेड लोग चाहिए। तो मेरे दिमाग में तेरा नाम आया, तो मैंने बताया। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, कोई फँस रहा है उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। और एक बात मैं बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ आपको, इस बारे में रिसर्च करते मैं मतलब सोच-सोच के ना मैं काफ़ी साल सेल्स स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में, क्योंकि मैंने भी सेल्स का काम किया है काफ़ी टाइम, बिज़नेस डेवलपमेंट का। तो एक स्ट्रैटेजी होती है, तो मैं इससे यूनिट के पूरे वर्किंग अपलाइन को रिलेट कर पाया। आपने अगर कभी सेल्स का काम किया है साहिल जी, तो आपको पता होगा, शायद कभी आपने सुना होगा कि एक स्ट्रैटेजी होती है फुट इन द डोर। फुट इन द डोर बहुत इसका नाम कैसे पड़ा था आपको पता होगा, जब इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं थे, तो बहुत पहले सेल्स का काम 90% सेल्समैन के थ्रू होता था। फुटफॉल्स जो बोलते हैं। हाँ, सेल्समैन के थ्रू होता था। और तब जब भी सेल्समैन जाता था तो 95% जो सेल्स पिच थी, वो वहीं रुक जाती थी जब मालूम चलता था कि भाई आप कुछ बेचने आए हो। मतलब चेहरे पर दरवाज़ा बंद हो जाता था, राइट? तब इस स्ट्रैटेजी का इजाद किया था एक बहुत फेमस सेल्समैन, मतलब कोई मल्टीनेशनल कंपनी का वो सीईओ से 3-4 बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी की है। उस आदमी ने इस स्ट्रैटेजी का इजाद किया था जिसको बोलते हैं फुट इन द डोर। मतलब अगर दरवाजे के अंदर पैर है तो चेहरे पर दरवाजा बंद नहीं होगा। ओके। तो अब इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। कोई भी एक बड़ा जो टारगेट होता है ना, उसको वो 5 या 6 छोटे टारगेट में बाँट लेते हैं। जैसे कि कोई आए और बोलो कि भाई हम बंदे जोड़ने का धंधा करते हैं, ये हमारी कंपनी का नाम है, ये आप पैसे दे दीजिए और आप 2 आएँगे, 2 से 4 आएँगे, जॉइन कर लीजिए। तो शायद 100 में से कोई एक बंदा जॉइन करे,
या तभी ज्वाइन करेगा अगर एकदम ट्रस्ट लेवल 10 वाला बंदा है, यू नो, जैसे कि मेरा कोई बचपन का दोस्त है, उसको मैं दिखाऊंगा तो वो शायद ज्वाइन कर ले। पर इन लोगों ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी निकाली है, ये फुट इन द डोर। इससे क्या हो रहा है कि ये लोग टिंडर के थ्रू, ठीक है, बम्बल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक पे रैंडम फ्रेंड्स, ऑफिस के हाय बाय कलीग, वो जैसे ओए बडी बोलते हैं ना कि हाय हेलो कभी मेल वगैरह, ये हर एक टाइप के लोग को पिच इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये कर क्या रहे हैं कि एग्जैक्टली ये अपने जो बड़ी डिमांड्स हैं उसको बाद में रखते हैं, पहले ये छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़ते हैं। पहले ये सिर्फ इतना बात करते हैं कि भाई कुछ करना है लाइफ में, तो आदमी अग्री हो गया, इतना कुछ करना है, जॉब में खुश नहीं हूँ, स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट तो लगती ही है पर किसके पास होते हैं 50-60 लाख, पर 2-2.5 लाख से भी हो सकता है। स्टेप 3, स्टेप 4 कि भाई ग्लोबल कंपनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। स्टेप 4 घर पे बैठ के काम हो जाएगा, 2-3 घंटे सिर्फ रोज 2 हो जाएगा। स्टेप 3 ऐसे करते करते हर आदमी के डाउट क्लियर होते रहते हैं, टाइम डालना नहीं, क्योंकि इससे आदमी का भी स्वार्थ दिखता है ना, आदमी को करोड़पति बनना है, ठीक है, लेकिन घर पे बैठना है, जॉब भी कम करनी मेहनत में, है। कम मेहनत में। हाँ, पैसे भी कम लगाने हैं और लैपटॉप के थ्रू काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन 2-3 घंटे देने हैं, मतलब वीकली 10 आवर्स। तो ये सब आदमी की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, पहले सब कुछ बनवा लेते हैं। जब आप सब कुछ मान लेते हो और इनका सबसे बड़ा हथियार है झूठ। अगर कोई पूछे क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? नहीं है। बेशर्मी से झूठ बोल दो, झूठ बोल दो। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मार खाने का भी डर नहीं है इन्हें। अगर मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे मार खाने से बच रहे हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तक लिटरली सचिन गुप्ता जैसे बड़े और प्राणी जैसे, शिप्रा जैसे बड़े एम्प्लॉइज़ भी कोई कॉलर नहीं पकड़ रहा है इनका। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ हाँ, ये भी फुट इन द डोर में आता है। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि स्टेप बढ़ते-बढ़ते जब आपसे फाइनल काम करवा लेते हैं वो, तब आपको वो ज़ोर का झटका, जैसे वो मिरिंडा का ऐड था, ज़ोर का झटका धीरे से देते हैं और एंड में आपको मालूम चलता है कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या करना है। अब सीन कैसा है कि पैसे देने के बाद, जितने भी मैंने विक्टिम सुने हैं, सबका एक कॉमन चीज़ था। पैसे देने के बाद जब वो 2-3 हफ्ते उनके साथ रह लेते हैं, एक बॉन्डिंग बन जाती है, 2-3 महँगी जगह पे शायद एक पिज़्ज़ा या कॉफ़ी भी हो जाती है, तो एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि अच्छे लोग हैं और बड़े लोग हैं। और फाइनली गुज़ारने तो 7 या 30 दिन है ना, 7 दिन या 30 दिन, वो गुज़र गए, तो उसके बाद 2 चीज़ें होंगी, या तो कोई मार-पीट के पैसे लेगा और या तो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, आई नो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ, सारे विक्टिम्स का मैंने वीडियो सुने, सब यही बोलते हैं जब मुझे मालूम चला, ठीक है ना? ऐसा है, वैसा है, मतलब वो लोग जो कि काम बहुत कर चुके होते हैं साल 2 साल, जो भी साल 2 साल काम करने वाले लोग होते हैं, वो वही होते हैं, जो कि अपने दोस्ती की दोस्ती, मतलब जैसे कि आपके भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, आप हॉट साइन अप थे, राइट? ये हॉट साइन अप। हाँ, तो आप हॉट साइन अप थे, प्लस जितने भी ऐसे हॉट साइन अप, प्लस जो मॉन्स्टर भाई हैं, उन्होंने भी इतने टाइम यही किया, मैंने भी उनका सुना है, मैंने उनका 2.5 घंटे का पूरा सुना है वर्ड टू वर्ड। उन्होंने भी बताया कि उनके पैसे लिए गए, उनको, जबकि वो, मतलब मॉन्स्टर भाई, आप लोग जैसे लोग के पास दिमाग, ज़बान, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आप लोग कहाँ पे जाकर आप लोग रुक गए? ये सब कुछ एक सोची-समझी एक स्ट्रैटेजी है। पहले आपसे बिना बताए पैसे लेना, फिर आपको ये बोलना कि भाई आप पर इंप्रेशन जमाना, बड़ी लोग जगहों पे बिठाना। आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटल में कभी कोई मारा-मारी नहीं होती, लेकिन सिगरेट की टपरी पर होती है। पान की टपरी। तो 5 स्टार होटलों में बिठाना भी इनका एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि आप पर एक मेंटल एक प्रेशर डालना कि भाई ऐसी लाइफ अगर चाहिए, तो अपने लाख 1.5 लाख के बारे में मत सोचो। सही बात है। और ये सब करते-करते इंसान फँसता चला जाता है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी एमएलएम किया है, तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी कि मेरी 11 महीने मैंने टोटल फुल टाइम काम किया था और मैंने काफ़ी कम एज में शुरू किया था, मतलब मैं 21-22 का था, ओके? और जॉइन करते ही मेरी कंपनी का ऑफ़िस भी था और हम लोग ट्रैवल कंपनी थे सेम, लेकिन आप हम लोग कौन फुल्ली सी थे। कंपनी में थे? कौन सी कंपनी? एस्केपेड, एस्केपेड, एसके पेज। एस्केपेड करके कंपनी थी, ट्रैवल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके। यही कंपनी थी, लेकिन बस इतना था कि वो ट्रिप सेवर नहीं बेचते थे। अच्छा, यहाँ से याद आया मुझे, जब मैंने क्यूनेट के लोगों को सवाल भेजे थे, तो मेरा सवाल उनसे ये भी था कि आप एक बात बताओ कि क्यूनेट 1 लाख या 2 लाख की घड़ियाँ क्यों बेच रही है? 1 लाख की एक्टिवा क्यों नहीं बेचती?
क्योंकि एक्टिवा तो काम की होती है ना, हम्म, और उसके पीछे मेहनत भी करनी पड़ेगी बनाने में, अच्छी चलनी चाहिए, सर्विसिंग, हाँ, और ये सब, क्योंकि एक्टिवा तो 1 लाख की आती है। इनफैक्ट उस वक़्त तो और भी कम की थी। लेकिन आप 1 लाख की घड़ी क्यों बेच रहे हो? हाँ, अगर आपको कोई ये बेचना है, और हाँ, ये मैंने जैसे बोला कि कैंट का आपके पास 40,000 का है, बाहर तो 16,000 का है। दूसरी बात ये कि आप एक बात बताओ, आप ट्रिप सेवर बेचते हो 7 लाख का, लेकिन 7 लाख में मैं कॉक्सन किंग और थॉमस कुक जैसी कंपनी से अपनी पूरी फैमिली के साथ 5 या 6 दिन की फुल्ली पेड टूर करके आ सकता हूँ, जिसमें मेरा आना, रहना, खाना-पीना, घूमना सब इंक्लूडेड होगा। आप वो क्यों नहीं बेच देते हो मुझे? लेकिन आप 7 लाख के मुझे अगले 5 साल की होटल बुकिंग इसलिए भेज रहे हो, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है वो होटल कभी बुक होंगे ही नहीं, मैं कभी जाऊँगा ही नहीं। इट इज़ फ्री मनी। 1200 की घड़ी आप 1 लाख में बेच सकते हो, लेकिन आप मुझे एक्चुअल एक्टिवा जो 1 लाख की आती है वो नहीं बेच रहे हो। या आप छोड़ो, कोई भी दुनिया की एमएलएम कंपनी नहीं बेच रही है। क्यों? क्योंकि उन लोग को 99% अपने प्रॉफिट मार्जिन से मतलब होता है। और आपको पता ही है कि क्यूरेट का ट्रिप सेवर कोई यूज़ नहीं करता है। 99.9% लोग यूज नहीं करते। हाँ, इनफैक्ट यूज़ नहीं करता वो तो ठीक है। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि वीकॉन के वक़्त भी ट्रिप सेवर यूज़ करके वो होटल बुक नहीं करने देते और 25,000 30,000 रूम के ले लेते हैं। वो जो बचा हुआ ट्रिप सेवर होता है ना, वो भी ये लोग अपलाइन यूज करते हैं दूसरों के लिए। ओके, 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 और उनसे कैश ले लेते हैं। एग्जैक्टली ओके, मतलब वहाँ पर भी पैसे बना रहे हैं, वहाँ पर भी पैसे ये बना रहे हैं। वीकॉन जैसे इवेंट्स है ना, ये करोड़ों रुपए बनाते हैं। एक वीडियो मैं बना चुका करोड़ हूँ, मैंने कैलकुलेट वाई किया 10 इसका, 20 मैं करोड़ का इसको कलेक्शन क्यों है। अप्लाइन स्कैम बोलता हूँ, जो मैं काफी टाइम से अप्लाई अप्लाइन स्कैम बोल रहा हूँ। रीजन यही है, इनका अभी जैसे ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रेड हुई, उसके बेसिस पे तो जो कमीशन वगैरह आनी थी वो सब होल्ड है। ये लोग होल्ड है पैसा फरवरी कहाँ से बना रहे हैं? ये इवेंट से पैसा बना रहे हैं। इवेंट से। और ये सब की लोग जो 4-5 ऊपर के अप्लायंस हैं और ईश्वरन और चीफ वगैरह ये सब जो लोग हैं, सिर्फ पैसे हम्म, उन्हें ही मिलते हैं। और ये हम्म, सब जो नीचे जो भीड़ है 40,000 25,000 वगैरह जो भर के जा रही है एंट्री फीस, और ये अप्लायंस और ये जो बंदे हैं जो जा रहे हैं वीकॉन, ये इमोशनल हो रहे हैं अपने पेरेंट्स के नाम पर, इमेजिन का आंख बंद करके पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, इमोशनल होते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि इनके सामने जो सानिया मिर्जा खड़ी है या राजकुमार राव खड़ा है, विद्या बालन खड़ी है, उनके पैसे यही लोग दे रहे हैं। एग्जैक्टली। यही लोग दे रहे हैं। आप 10,000 की भीड़ 40,000 रुपए दोगे, हाँ, हाँ, तो भाई कितने करोड़ हो गए? उसमें से कुछ-कुछ पैसे इनको 1 घंटे के इवेंट के दे नहीं सकती है क्या कंपनी? और जब मेरा प्लान हुआ था तो मुझे ये भी बोला गया था कि पूजा हेगड़े और हम्म, बोमन ईरानी का बेटा ये सब भी कर रहे हैं। तो मेरा हम्म, यही जवाब होता था कि भाई वो कोई भी करे, मेरा पड़ोसी करे या मोदी जी करें, हाँ, बिल क्लिंटन करे आकर के, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे को डाउट है ही नहीं। हाँ, मेरे को कोई डाउट ही नहीं है कि एमएलएम खराब है। मेरा हाँ, सवाल ये है कि तुम एमएलएम की श्रेणी में आते ही नहीं हो, क्योंकि तुम हम्म, एमएलएम नहीं कर रहे हो। हम्म, तुम एक डे लाइट रॉबरी कर रहे हो, तुम पैसे लूट रहे हो, और मेरा बहुत ज़्यादा मैं एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहा था जो मुझे आपके थ्रू आज मिली है। जो भी लोग क्यूरेट कर रहे हैं, मुझे मालूम है वो आपकी वीडियो देखते हैं, ठीक है? 100%। वो, और इनफैक्ट मैं बताऊँ, जितना आप सोच रहे हो देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा देखते होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल देता हूँ। रिसेंटली इनके एक बड़े अपलाइन ने, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी। सचिन गुप्ता जो है ना, वो जितने भी लोग हैं ना सोशल मीडिया पे जो इनको गालियां देते हैं, उनको ओके, वो बोलता है भूतिए। अच्छा भूतिए, अच्छा थोड़ा ठीक है, डेप्थ डालिए। हाँ, वो बोलता है कि भूतिए, तुम हमें फॉलो क्यों करते हो? ठीक है, तो अच्छा, वो वीडियो मैंने बना दी थी। तो तो मैं उसका एक्चुअली रिप्लाई ना आ गया। वो वीडियो मैंने बनाई, तो मैं ना ये एक्चुअली जज करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मेरे जो ओके, कि आप जितने भी लोग क्यों कर रहे हैं? मेरे मेरे पास खबर आ जाती है, क्योंकि जो विक्टिम्स है ना इनको भी नहीं पता, इनके ग्रुप्स में बैठे, ओके, ओके, ओके। तो वहीं से मेरे को खबर अच्छा मुझे मिली। एक चीज़ बताता वहीं हूँ। से मुझे खबर मिली, सर आज के पीडीएस में आपको भूतिया बोला गया। मैं क्या, आप डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उनका यूट्यूबर, भी एटीट्यूड है ना, बेइज़्ज़ती हो जाएगी। हाँ, हाँ, हँसेंगे वो। हाँ, ये लोग। यूट्यूबर बोलते हैं यूट्यूबर मेरे को। हाँ, यूट्यूबर। वो मैंने उनका वीडियो देखा कि भाई सोच लो बाइक वाले के पीछे जाना है या बेंटली वाले के। हाँ, एग्जैक्टली। यकीन नहीं करोगे, वो वीडियो भले ही आपने मतलब हँसते हुए डाला है सब,
लेकिन वो मेरा खून खौल रहा है क्योंकि सीन कैसा है ना कि मुझे मेरे अपलाइन याद आ रहे हैं। हम्म। हाँ, मुझे जो मेरा वो है, आप जैसे कि आपके जो डीआर थे, आपको बिना बताए उनका हॉट साइन अप करवा लिया था, राइट? जब हम्म। आपका बहुत दिमाग खराब हुआ था। तो मेरा भी ऐसा हुआ था कि मेरे डीआर का मेरे एमएलएम कंपनी में मेरे डीआर के डैड से बात करके होम होम मॉर्टगेज करा के 15 लाख रुपए ले लिए थे उन लोगों ने, मेरे को बिना बताए। ये बोल के कि हम कंपनी का जो की आदमी है ना, उसके साइड के लेग में तुझे डाल देंगे। तो वो जो भी सेल्स करेगा तेरे नीचे जाएगी, 15 लाख दे दे। हाँ, मैं आज आपकी बातों से एक चीज समझ पा रहा हूँ, आप मुझे बहुत टाइम से इसका मतलब मेरे टच में, मतलब वीडियोस हाँ, देख रहे हैं। लेकिन मैं कम्युनिकेट नहीं करता था। इनफैक्ट मैं वीडियोस दिख देख नहीं रहे हैं, करूँगा। मतलब मेरा ये कहना है हाँ, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि ना जो आपने वीडियो बातें बोली है ना, जो अभी बात बोली लास्ट में, ये मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में है, जो अभी शायद लोग देखते भी नहीं होंगे। आई नो, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें याद हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हाँ, जैसे याद आती रहती है ना, बीच-बीच में याद हाँ, आती रहेंगी। हाँ, 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 अब जैसे कि आपने जो बताया कि आपके विक्टिम्स जो हैं, वो उनके अंदर बैठे हैं लेकिन आपके टच में हैं। तो ये हाँ, चीज़ मेरे साथ भी हुई थी 2020 में जो मैंने पोस्ट डाला था। मेरे हम्म, पास वर्किंग क्यूनेट के बहुत सारे लोग मेरे टच में आ गए थे। हम्म, बहुत सारे लोग ने तो मुझसे रिफंड वगैरह का पूछ करके तो मैंने उस टाइम पे उनको अलीना रईस का वीडियो बोलता था कि भाई अलीना रईस हाँ, का उस टाइम पे था, ठीक है ना? हाँ, और तब आप नए-नए थे। हाँ, हाँ, तब अलीना रईस का बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे उस टाइम पर और बाद में अलीना रईस को शायद इन लोगों ने किसी लॉयर के थ्रू कॉन्टैक्ट किया था और अलीना रईस ने फिर अपने वीडियोज़ को प्राइवेट कर लिया था। तो हम्म, फिर क्या हुआ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग टच में रहते थे इनके हम्म, और मेरे बहुत सारे मैसेजेस तो ऐसे थे मेरे फ़ोन पर, ये मेरा दूसरा फ़ोन है, इस पर मेरा पूरा मैसेंजर भरा रहता था कि हमारा रिफंड करा दो भैया, सर, ये वो। लेकिन मैं जिनका भी देखता था कि डेट 2 महीना से क्रॉस हो चुका है, मैं उनको रिप्लाई करता ही नहीं था। बस उनको इतना ही भेज देता था कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता वगैरह या रिप्लाई नहीं करा। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे 10-15 दिन, महीने भर के अंदर मुझे आ जाते थे, तो मैं उनको बता देता था और प्रॉपर फ़ॉलो-अप रखता था कि क्या ईमेल हम्म, भेजा, मैं ईमेल भी लिख के भेजता क्योंकि हम्म, मुझे मतलब ऑलमोस्ट आई वाज़ लाइक कनेक्टेड मुझे सब कुछ पता था एग्ज़ैक्टली कैसे होता है। तो सीन हम्म, क्या हुआ इसी के बीच में एक बंदा आया जिससे 1 महीना निकल चुका था और पैसा ज़्यादा नहीं फँसा था उसका। हम्म, तो मैंने उसको बोला कि देख भाई तेरा पैसा ज़्यादा नहीं है और बंदा भी तेरा पहचान का है, ज़्यादा तुझे झगड़ा भी नहीं करना। मैंने बोला कि भाई मैं सीधा बोलता था अपने जो डायरेक्ट रेफरल है, उसकी टाँगें तोड़ दे तू। हाँ, ये हम्म, बोलता था मैं। तो वो बोलने लगे अरे नहीं भाई वो बचपन का दोस्त है और मेरे बहुत कम पैसे गए हैं। तो मैंने बोला ठीक है फिर मेरा एक काम कर, तू एसोसिएशन में जाते रहे और जितने भी नई जॉइनिंग्स होती हैं, उनका नंबर मुझे भेज दिया कर। हाँ, हम्म, किसी तरीके से जुगाड़ करके। तो बोला कि ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कम से कम 25 से 30 जन, जिनके पैसे जस्ट इनके पास आते थे ना, मैं उनको अच्छा खासा लंबे-चौड़े मैसेजेस एक्सप्लेन करके भेज देता था उनके व्हाट्सएप पे, कि भाई हम्म, पूरा एक्सप्लेन करके कि भाई देख तू मेरी बात सुन, तेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है और तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या है पर एक्चुअल में ये हो रहा है। तो बहुत हम्म, सारे लोग कॉन्टैक्ट करते थे और पूछते थे कि अच्छा हुआ आपने बता दिया। हाँ, या मैंने अभी तक दिए नहीं है, मैं देने वाला था क्योंकि कई बार देने वाला था बोल के भी पैसे आ जाते नंबर आ जाता था उनका भी। तो ऐसा करते-करते कुछ का रिप्लाई ऐसा आता था कि मुझे लगता है कि वो रिप्लाई वो नहीं करते थे, अपलाइन करते थे। क्योंकि अपलाइन को वो हम्म, फ़ोन दिखा देते होंगे कि अरे देखो, हम्म, देखो मुझे मैसेज आया है, ऐसा एक बंदा भड़का रहा है। तो मुझे हम्म, ऐसे मैसेज आते थे कि नो, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बिकम मिलियनेयर एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई वांट टू डू इट, प्लीज़ डोंट मैसेज मी एनीमोर। ऐसे भी मुझे रिप्लाई आते थे, नए हम्म, बंदों के। हम्म, तो मैं उनको बोलता था कि देख भाई समझ मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। तेरे पैसे हैं भाई तू बन अंबानी। हाँ, हम्म, तू बन जा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। पर तू एक बात समझ, कुछ दिनों में अब तेरे बहन के, माँ के, बाप के सबके पैसे माँगेंगे, तब रोइयो मत क्योंकि हाँ, क्योंकि तब बहुत देर हो जाएगी। और हम्म, अगर पैसे माँगता है तो उनको मना करके देख कि मैं नहीं दूँगा, किसी के पैसे नहीं दूँगा। हाँ, हम्म, तब देख उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, जो आज की डेट में तेरे मसीहा बने हुए हैं ना, हम्म, अपलाइन है, सर है, ये है। तो उनको एक हम्म, बार बोल के देख, मुझे मुझे नहीं करने हॉट साइन अप। हाँ, हम्म, पैसे हैं पर मुझे नहीं करने। फिर देखो हम्म, उनका बिहेवियर कैसा होता है। हम्म, तो कई लोग ऐसे भी थे जो कि उस टाइम पर रूड रिप्लाई करते थे, पर हम्म, 4 महीने बाद रिप्लाई करते थे कि सर हाउ आर यू? हाँ, मैं बोलता था क्या हुआ? बोलते थे, सर मैं कुछ भी कर लूँगा मुझे मेरे पैसे चाहिए। हम्म, मैं कुछ भी कर दूँगा। तब भी मैं कभी किसी पे हँसता नहीं था, मैं यही बोलता था कि भाई देख लेट हो चुकी है, अब नहीं हो सकता।
अब तेरे को तेरे पैसे सिर्फ और सिर्फ अपलाइन के हाथ पैर तोड़ने पर ही मिलेंगे, जो डायरेक्ट बंदा है, डायरेक्ट जो तुझे लाया। हाँ, हम्म, और तू तभी कर सकता है जब उनके पास एक सीक्रेट वीडियो बना, उनके पास जा, एक हाँ, वीडियो बना ऐसे जेब में पूर रख के, और उनको बोल हम्म, कि भाई मुझे तुम लोगों ने बिना बताए क्यों ज्वाइन करवाया, क्यों बताया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। और अगर हम्म, उन लोगों ने वीडियो में एक्सेप्ट कर लिया हम्म, कि हाँ हमने बिना कुछ बताया तुझे ज्वाइन कराया था, तब वो वीडियो के बेसिस पर तू मार भी सकता है, तुझे पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, और शायद आधे से ज्यादा पैसे तो वो देंगे। हाँ, हम्म, तो बोलते थे कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये वो इस टाइप से। तो मेरी मतलब जर्नी इस टाइप से चल रही है क्यूनेट में। अभी मेरा सीन ये है कि बहुत टाइम के बाद मैं सोचता था कि भाई मैं तो विक्टिम हूँ नहीं, तो मैं आपकी वीडियो में आके क्या करूंगा। पर आपने कई बार ये भी बोला है ना कि जरूरी नहीं है कि आपको पैसे गंवाए हैं तो ही आओ। हम्म, अगर आपने पैसे नहीं भी गंवाए हैं तो भी आप आ सकते हो, कुछ अगर आप चाहो तो कुछ डिस्कस कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा कि भाई एक बार तो आपकी वीडियो में जाना ही है, क्योंकि मैं हम्म, इतने आपके वीडियो देख चुका हूँ, मैंने बोला एक बार आपसे बातचीत भी हो जाए तो भाई, क्योंकि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जो आपका वीडियो देखते हैं और क्यूनेट में अभी भी कहीं न कहीं से रिलेटेड है। हम्म, वो कर रहे हैं क्यूनेट और रात को शायद पीओए खत्म करके आके आपका वीडियो देख रहे होंगे। हाँ। तो हाँ, मैं उन और सीन कैसा है कि मैं उनको काफ़ी दिल से कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। मैं उनको कोई मॉक नहीं करना चाहता हूँ। मैं ना उनको कुछ ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अ उनके ड्रीम्स का कोई मज़ाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि वो कौन से उस पर है। हर आदमी यही सोचता है कि उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स सबके लिए कुछ अच्छा करे। और नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आप कोई डकैती नहीं कर रहे हैं, कुछ काम ही कर रहे हैं, भाई बंदे जोड़ रहे हैं, जो भी है, आपकी एक हम्म, ड्रीम है। पर मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं, ये आप एक इल्यूज़न में जी रहे हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हम्म, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आप अपने जान-पहचान वालों को आप अनजाने में भले ही आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, पैसा जो होता है वो वापस आदमी कमा सकता है, और वो भी 25, 30, 50, 40 अलग बात है। लेकिन जब बात 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख की होती है ना, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि कोई बात नहीं, पैसा आदमी फिर कमा लेगा। क्योंकि भाई हम्म, 8 लाख ऐसे कोई बैठे-बैठे 8 लाख की सेविंग आप नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, इंटरेस्ट पे अगर आप उठा रहे हो, तो 8 हम्म, लाख का सीधा-सीधा 4 साल का लोन है, तो भाई वी आर टॉकिंग अबाउट 10-12 लाख, ठीक है? हम्म, एग्जैक्टली। तो ट्यूनेट के मामले में तो ये भी नहीं बोल सकते कि भाई पैसा वापस कमा लेंगे, ठीक है? हम्म, लेकिन हर एमएलएम और ट्यूनेट भी, तो मतलब पैसे का तो आपका नुकसान हो ही रहा है, ठीक है? और आपका जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स है, जो आपका एक सेल्फ एस्टीम है ना, उसको जो हाथ पहुँचने वाला है, आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपको ये लग रहा होगा कि साहिल भाई पैसा कमा रहे हैं, जैसा कि वो अपलाइन आपको समझाते हैं ना, अरे वो तो हम्म, पैसा कमा रहा है। मैं भी हम्म, आपको कुछ कहूँगा कि आ गया, ज्ञान पेल रहा है, खुद तो अनसक्सेसफुल हो गया होगा। तो पता नहीं है हमारा विज़न क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। इस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। पर भाई हम्म, आप समझो, आपके कोई खिलाफ नहीं है। आपके दिमाग में जिस तरीके से बिठाया गया है ना कि जॉब करने वाले चूतियों की फौज होती है, ये तो जॉब जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं। आप पहले तो अपने पास्ट, अपने पेरेंट्स के पास्ट की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आई एम श्योर वो भी जॉब ही करते होंगे, ठीक है? हम्म, दूसरी बात कि आप एक जो इल्यूज़न में जी रहे हो कि मैं यू नो एमएलएम कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लखपति बन जाऊँगा। एक बात आप समझो, जो आपको कैलकुलेशन पहले समझाई जाती है ना कि आप 100% एफिशिएंट नहीं होते हैं, एफिशिएंसी नहीं है, और 1% है या 0.5% है, तो भी 40-50 हज़ार बन जाएँगे साल के। आप एक हम्म, बात समझो, ये इत्तेफ़ाक की बात है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं। अगर हम्म, मान लो कि 1 साल में 10 ही महीने होते, और तब ये कैलकुलेशन करके देखिए कि 0.25% एफिशिएंसी कितनी आती है। तो आप समझ रहे हो? 2 इंटू 2 इंटू करते-करते 12 महीने में इतनी अच्छी खासी फिगर बन जाती है कि उसका 0.25 से एक सिग्निफिकेंस रखता है। आप 10 महीने की कैलकुलेशन करो और सोचो 0.25% एफिशिएंसी कितनी होती है, या आप हम्म, उसका 2 साल करो, हम्म, 12 महीने की जगह 24 महीने करो और बोलो 0.25% एफिशिएंसी कितनी होती है। तो आप ऑलरेडी अंबानी के बाजू में बैठने वाले बन जाओगे। पता है? हम्म, अगर आप 24 महीने की कैलकुलेशन में 0.25% एफिशिएंसी रख लो तो। हम्म, तो ये सारी की सारी एक मैथमेटिक ग्लिच है, जिसका फ़ायदा उठा रही है एमएलएम कंपनी काफ़ी सालों से। मैंने हम्म, एमएलएम जब किया था ना, आप यकीन नहीं करोगे, मैं ऐसे लोगों में से था कि अगर मैं
सुनता था कि ये मेरे एमएलएम के बारे में कोई आजू-बाजू कुछ गलत बात कर रहा है ना, मैं कॉलर पकड़ लेता था उसका। क्योंकि मेरे भाई मेरी रोटी चलती है। मैं उसको समझता था कि भाई ये मेरा रोज़ी-रोटी है, तो उसके बारे में बुरा कैसे बोल रहा है। पर वो करने के लिए ना मेरे में दम था इसलिए क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता था। मैं जब किसी को बुलाता था ना, ये नहीं बोलता था एक पोज़ीशन खाली है। बस मेरा स्टाइल सिंपल था। मैंने आज तक 11 लोग को प्लान दिखाया था और 8 लोग को जॉइन करवाया था। प्लान मेरा सिंपल था कि भाई कल टाइम है, बहुत एक्साइटेड में बात करता था, टाइम है, एक मस्त चीज़ें दिखाता हूँ। आता था हमारा एक ऑफ़िस था, वहाँ पर 3 या 4 स्लॉट में ऑफ़िस के टाइम बचे हुए थे। एक अंधेरे रूम में बिठाते थे, एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन टीवी पे पहले चलता था एक गाने के साथ और फिर लाइट्स ऑन होती थी और उसके बाद सामने-सामने 3 मिनट चलो कम हो गया, 5 मिनट के अंदर बिज़नेस प्लान समझा दीजिए। कि ये कंपनी है, ट्रैवल कंपनी है, जिसमें और हम सीधा-सीधा 2 सेंटेंस में बात करते थे। देखो ट्रैवल आपकी ना वॉइस आ नहीं रही है बिल्कुल। आई एम सॉरी अब क्लियर है? शायद वो थोड़ा हाँ, क्लियर। हाँ, हाँ, तो हम लोग 5 मिनट में प्लान लेते थे और बताते थे कि भाई ये ऐसा-ऐसा है, एमएलए में आपको जॉइन करना है। 5 मिनट में जॉइनिंग होती थी। 11 महीने में 220 बंदे मैंने अपनी टीम में खड़े किए थे, ठीक है? तो आप ये मत समझो कि आप बहुत तुर्रम-खां हो, आप जो काम कर रहे हो क्योंकि मैं भी बहुत ही ऊपर लेवल का एमएलएम में चला गया था। मुझे भी मेरी भी एडिफिकेशन होती थी। मैं भी प्लान लेता था, पर मैं कभी भी कन्वेंशनल तरीके से नहीं जाता था कि मैं सूट-बूट पहनूँ। मैं उस टाइम पर भी फैशनेबल कपड़े कुछ भी पहनता था। हालाँकि अपलाइन ज़बरदस्ती लुई फिलिप्स और एरो के फॉर्मल खरीदवा देते थे। हाँ, अच्छा। वो थे। पर मैं फिर भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल्स में रहता था और मैं एक्सपर्ट था लोगों के पेरेंट्स को समझाने में। मुझे इनफैक्ट लोग भेजते थे इसके लिए कि जो जिसके पास पैसा नहीं है ना और किसी एल्डर को समझाना है, पेरेंट्स को या बड़े भैया को, तो मुझे भेजते थे भाई। तो मैं भी इतना ज़्यादा एमएलएम में घुसा हुआ था, इतना ज़्यादा घुसा हुआ था कि मैं मतलब रात-दिन ये जो एमएलएम है ना आप कर रहे हो फिलहाल चैन से यूनिट कर रहे हो, ये तो आप समझ लो कि कुछ टाइम के बाद ना आपका फैमिली पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा। हालाँकि मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। ये मॉन्स्टर भाई, साहिल भाई और हर एक चैनल में आपने फॉलो सुना होगा। पर आप मेरी बात समझिए तो ऊपर मैं वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ा-सा कुछ अलग एंगल डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर ये सब आप भी बीत चुकी है, ठीक है ना? माइक में शायद कुछ इश्यू हो रहा है, आपकी वॉइस बार-बार जा रही है। पता नहीं सब कुछ तो सही लग रहा है। सही है? वॉइस अब बीच-बीच ऐसे में ब्रेक हो रही है। अच्छा अभी आ रही है? अभी? आ रही है। तो मैं अपना ये मैसेज ऐसे देना चाहूँगा हुँ, कि भाई प्लीज़ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए। एक बात समझिए कि ये एमएलएम कंपनी आखिरी आपके बॉडी का आखिरी खून की बूँद और आपकी जेब में पड़ा हुआ आखिरी सिक्का जब तक नहीं चूस लेगा, तब तक वो आपको यही फालतू की बातें करते रहेंगे, आपको ये फालतू का ज्ञान देते रहेंगे, ये विज़न की बातें करते रहेंगे, ये ज्ञान पेलते रहेंगे, मर्सिडीज़ की बातें करते रहेंगे। लेकिन कभी भी कोई एमएलएम आपको ये बुला के नहीं बोलेगा, कोई एमएलएम का अपलाइन कि भाई मैं देख रहा हूँ यार तू 4-5 साल से मेहनत कर रहा है, तेरा फैमिली पूरा हिल गया है या तू कोई जॉब क्यों नहीं ढूँढ लेता? ऐसा कोई कभी अपलाइन नहीं बोलेगा। आपकी अगर लास्ट से भी कुछ काम चल रहा है ना, तो वो भी वो काम चलाएँगे। क्योंकि दे डोंट केयर अबाउट योर फैमिली, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे ओनली केयर अबाउट एक साइन अप निकल जाए। आपके दिया बुझने से पहले थोड़ी रोशनी आप देके चले जाओ उनको, उनको यही चाहिए। तो आप प्लीज़ अपने बारे में सोचिए। आप एक दिन ऐसा आएगा जब आपको समझ में नहीं आएगा आपके साथ हो क्या रहा है। जब एमएलएम की जर्नी से बाहर निकलेंगे और आपको रियल लाइफ़ का सामना करना पड़ेगा, आपको कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा कहीं जा कर के। जॉब करनी पड़ेगी, तो करनी ही है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जॉब नहीं करने वाले। नहीं बनने वाले लखपति भाई आप, नहीं बनने वाले। करोड़पति नहीं बनने वाले और बनेंगे, तो मेहनत से बनेंगे, आगे बनेंगे, दूसरे तरीके से बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफ़ में कुछ ना कुछ स्किल सीखिए आप। अच्छे-अच्छे आईटी के कोर्सेज़ आए हैं। चैट जीपीटी पे कोर्स कीजिए, एआई पे कोर्स कीजिए, फिर सिक्स सिग्मा कीजिए, नेटवर्क इन द सेंस नेटवर्किंग का जो कोर्स होता है ना सीसीएनए, उसकी बात कर रहा हूँ, उसके कोर्स कीजिए, आईटी में अपना आगे फ्लरिश कीजिए, मार्केटिंग में, सेल्स में अच्छे कोर्सेज़ कीजिए, अच्छी जॉब ढूँढिए, अपना लाइफ़ आगे बढ़ाइए। इस इल्यूज़न से प्लीज़ बाहर निकल आइए कि आपका कुछ बहुत अच्छा लाइफ़ में हो जाएगा और एमएलएम में आप करोड़पति बन जाएँगे क्योंकि मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है, अपने आजू-बाजू में कुछ लोग देखता हूँ पर्सनली क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग एमएलएम कर रहे हैं,
और मैं काफ़ी ज़्यादा कम्फ़र्ट करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है एमएलएम जब मैं कर रहा था तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मेरा डीआर जिसने मेरे साथ काम किया था, आपको यकीन नहीं करोगे आप साहिल भाई मेरे साथ बात करते-करते इतनी ज़्यादा मैं भी पंपिंग बातें करता रहता था ना, क्योंकि मैं खुद चलता-फिरता मोटिवेशन हाउस था। एक बार वो बंदा मेरे सामने ऑलमोस्ट रोने लगा और बोलने लगा कि भाई मैं कल यार इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मेरे बचपन का दोस्त सोचिए हम्म, और बोला कि भाई मैं कल इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास सच में कुछ पैसे नहीं है यार। और तब मुझे समझ में आया कि मैं यार क्या कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ैक्टली क्या कर रहा हूँ? क्योंकि तब मेरे भी कहीं न कहीं दिमाग में समझ में आने लगा था कि यार मोटिवेशन तो ठीक है, पर बहुत सारे बंदे गायब हो जा रहे हैं। मेरी टीम जो है बड़ी वो छोटी होते जा रही है और सिंपल सबसे सिंपल रीज़न होता है, मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ैक्टली क्या होता है। बॉटम लाइन क्या है? आपको लगता है आपके नीचे सेल्स होंगे, आपको पैसे मिलेंगे, गलत। एमएलएम में सबसे बड़ा धोखा होता है रेशियो। रेशियो ही है सबसे बड़ा रीज़न कि एमएलएम कंपनीज़ पैसे बनाती हैं। आपके नीचे 100 सेल्स हो जाएँ, अगर वो सारी की सारी राइट हैंड साइड में हुई है, तो क्या आपको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब 50 राइट हैंड साइड हो, 50 लेफ्ट हैंड साइड हो। तो मतलब कि आपके नीचे जो बंदा है, उसको पैसे कब मिलेंगे? जब उसके 25 राइट में हो, 25 लेफ्ट में हो। आपसे ऊपर वाले को कब मिलेंगे? जब आपके नीचे 100 है, तो उसको कब मिलेंगे? जब उसके दूसरे साइड पे भी 100 हो, राइट? हम्म, यही सारा का सारा फ़लसफ़ा है एमएलएम का दैट व्हाई आफ्टर डूइंग सो मेनी साइन अप्स पीपल डोंट मेक मनी बिकॉज़ इट्स जस्ट नॉट मैथमेटिकली पॉसिबल। हर इंसान इक्वल रेशियो में नहीं चल सकता। अगर चलेगा तो 33% में भाई वो 33 बाय 2 मल्टीप्लाई रेज़ टू 2 करने के बाद आपको पता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्रॉस हो रही है। और और आप कोई बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं है इसमें, सालों से लोग फँस रहे हैं, मर रहे हैं। हम्म, लोग नज़रें नहीं मिला पाते, पता है? समझ में नहीं आता उनको कहाँ जाएँ। लोगों का मज़ाक उड़ा देते हैं। प्लान के बाद जब कोई जॉइन नहीं करना चाहता, तो उससे सबसे बड़ा आप ये कर सकते हैं कि जब आपका कोई दोस्त जॉइन ना करे ना, आप उससे दोस्ती तोड़ लो या आप उसको एटीट्यूड दिखाओ या आप ये समझो कि इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया मेरी मिलियनेयर जर्नी में। हम्म, आप ये सब कर रहे हो ना बहुत पछताओगे क्योंकि आप समझो लाइफ इज़ अबाउट सो मेनी थिंग्स। लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट बिकमिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ कंपनी क्योंकि एमएलएम कोई बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस के जो 5 मेन रूल्स होते हैं एमएलएम में मिसिंग होते हैं। हम्म, एमएलएम में कभी कॉम्पिटिशन आपको सिखाया जाता है? अगर आपको मालूम है एक गली में अगर आपने कोई फ्रेंचाइज़ी खोली है, कोई स्वीट शॉप की फ्रेंचाइज़ी खोली है, फेमस स्वीट शॉप जैसे कि महाराष्ट्र का फेमस स्वीट शॉप है चिकले बंधु। आप अगर आपने एक जगह चिकले बंधु खोला है, तो उसके 4 किलोमीटर के रेडियस में कोई चिकले बंधु नहीं मिलेगा। ये होती है फ्रेंचाइज़ी। आप क्या कर रहे हो? एक ही गली में, एक ही कमरे में आप वो क्यूनेट की वो 10,000 की भीड़ में 10,000 आप क्यूनेट डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हो, सबके पास एक ही राइट्स है। आप अपने खुद के कॉम्पिटिशन के साथ बैठे हुए हो, आप समझ रहे हो? ये कौन-सा बिज़नेस है? आप ये समझ रहे हो कि हम ग्रो होंगे भाई, वो आपका धंधा खा रहे हैं। अब मेरा खुद का प्लान 2 बार हो चुका है। 2-4 बार अटेम्प्ट हुए थे, मैंने कलटा दिया, नहीं भाई नहीं करना बिज़नेस। आप समझो, आपको जो बोलते हैं ना आपके फ़ोन पे 2000 लिस्ट है, 600 लोगों के नाम है, यही तो आपका धंधा है। भाई वो 600 लोगों के नाम और 600 लोगों के फ़ोन में भी पड़े हुए हैं। आप मत करो ये बात। नहीं होता, कोई नहीं जॉइन करता। आपको ये लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री मेरे लिए पड़ी हुई है, पूरा धंधा मेरा नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, शायद आपके सर्कल में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते होंगे। हम्म, तो एमएलएम कोई बिज़नेस नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने खुद के और एक और बात मैं साहिल जी आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने एमएलएम पे काफ़ी मतलब पढ़ा है इस बारे में। तो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग इस बात को मानना नहीं चाहते बट एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। अगर आपका बहुत ही अच्छा पहचान का दोस्त पहले ही एमएलएम में है ना, तो उसके सारे कॉन्टैक्ट आपके पैरेलल लाइन में चले जाते हैं, हम्म, क्योंकि उसने आपको एक लेग में डाल दिया है। हम्म, और अगर आप ऑलरेडी ग्रो हो रहे हो, तो वो अपनी सारी मेहनत आपके ऑपोज़िट में करता है। मतलब ये कहने के लिए तो बोला जा रहा है हम साथ में ग्रो हो रहे हैं, पर वो क्या अपनी कोई भी सेल्स आपके नीचे कर रहा है? नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अब आपके नीचे हुई 100 सेल्स उसके लिए आफ़त बन गई है, क्योंकि उसको अपने दूसरी लेग चलानी है। अब आपके साथ घूमना भी उसके लिए टाइम वेस्ट है। हम्म, ये भी एक छोटा-सा एंगल है, क्योंकि हम्म, ये कोई बिज़नेस है ही नहीं, ये एक मॉडल है, ये एक गिमिक है। आपको बोल दिया आप 2 करो, उसके साइड 2 करो। नहीं हम्म, है। अगर रियल बिज़नेस होता है, तो आपके नीचे अगर 100 सेल हुई है राइट हैंड साइड पे आपको क्यों नहीं देते परसेंटेज? ऑब्वियसली कोई दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो राइट के नीचे सबके सब नीचे चले हुए हैं।
तो और बेसिकली अगर अपलाइन ने अगर इतनी हेल्प करी होती ना, तो इसको कोई स्कैम ही ना बोलता। आप एक बात बताओ साहिल भाई, हम्म, आपके वीडियो कम से कम बहुत सारे वीडियोस हैं, आपने सिर्फ 2 ही कंपनीज को टारगेट की है, एक क्यूनेट और एक एक और कंपनी है, उसके ज्यादा नहीं 3-4 वीडियोस डाले हैं। अभी कुछ बायोसेश। दिन पहले एक वीडियो डाला था बायोसेट, जिसमें वो एक 18 साल का एक बच्चा, अभी कुछ दिन पहले आपने उसका इंटरव्यू लिया था, हम्म, वो भी शायद स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि शायद क्यूनेट का ही सीखे होंगे कि बिना बताए पैसे ले लो। स्कैम तो अ, देखो स्कैम और भी जगह हो रहा है। स्कैम का ऐसा नहीं है मेरी पर्टिकुलर 2 ही टारगेट है, ऐसा टारगेट का कोई सिस्टम नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो एक्सपीरियंस आपने किसी ने शेयर किया, वो मेरी वीडियो में आके बताए। मैं करेक्ट बताने करेक्ट। को बता सकता हूँ, कहानियों के तौर पे बता सकता हूँ। और अब मेरी जैसे कि पर्सनल आपका 99% कवरेज था क्यूनेट के बारे में, तो मैं बस हाँ। बोल रहा हूँ कि वैसे तो आपने अलग-अलग स्कैम के बारे में भी बताया है, जैसे कि वो हम्म, फ़ोन पर जो होता है, अलग से जो हम्म, बंदे कॉल करते हैं, वैसा भी आपके कुछ वीडियोज़ हैं। पर मैं हम्म, बोल रहा हूँ कि इसके अलावा ऐसा आपने कितनी एमएलएम कंपनीज़ के बारे में सुना कि लोग मर गए जाकर? नहीं, बहुत शायद ही कोई होगा। शायद ही कोई होगा। या आपने कितने लोग ऐसे सुने हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि हमको बिना बताए जॉइन करवाया एमएलएम? नहीं है, कोई हम्म, नहीं है। हर एमएलएम इनफैक्ट मैं तो क्यूनेट वालों को मानता ही नहीं हूँ कि एमएलएम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी दोस्ती का, रिश्तेदारी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम्म, हम्म, और मुझे बहुत ज़्यादा दया उन लोगों पर आती है, जो कि बेचारे बिना पता चले वीकॉन चले जाते हैं, पता है अपने हार्ड अर्न्ड मनी खर्च करके, और हम्म। हज़ारों की भीड़ में सेलिब्रिटी बोल रहा है, लेकिन आप रियलाइज़ करो तो उनके पैसे चले गए हैं। आई फील सॉरी फॉर देम, और फिर मतलब आई जस्ट डोंट नो कि मैं उनको कहाँ तक ब्लेम करूँ, और फिर उनके जिस जो उनको बंदा लेकर आया, उनके पहचान का बंदा है, उनके बारे में भी सोचो ना यार, वो भी खुद फँसा हुआ है, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। अब देखो इसके पीछे एक और गेम भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या दिखता है इन इवेंट से? जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये बात पता होगी ऐसा कोई इवेंट्स होते हैं थाईलैंड में, मलेशिया में। मतलब फ्लाइट का टिकट अब वगैरह। गवर्नमेंट को क्या दिखता है? करेंसी एक्सचेंज। गवर्नमेंट दूसरे एंगल ओके। पे सोचती है। जब आप थाईलैंड गए तो पर पर्सन 15,000 की जो इंडियन करेंसी है उसको थाईलैंड बाht में कन्वर्ट कराया जाता है। ठीक है। एग्ज़ैक्टली। जब वो मलेशिया गए तो मलेशियन रिंगेट में कन्वर्ट कराया जाता है। इससे क्या होता है? प्लस टिकट्स हो रही हैं कि बाहर गए, बाहर से लोग इधर आए, ये हुआ वो हुआ। गवर्नमेंट ऑफ दोनों को इंडिया, पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में वो पॉजिटिव चीज हो जाती है। वो तो मैं क्योंकि मानता हूँ, बट ऑनेस्टली मैं सही बताऊँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि गवर्नमेंट का ये मैटर ही नहीं है। नहीं, मैटर है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ मैटर क्यों है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के सामने एक एमसी है, जो इनका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस चल रहा है। जब हाँ, ये प्रोडक्ट लड़ाई, बेच रहे हैं, प्रोडक्ट जो बेच रहे आपने हैं। स्टार्टिंग में कहा, गुरप्रीत सिंह आनंद, उन्होंने लड़ाई लड़ी 2013 से 17 में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि क्यूनेट मनी सर्कुलेशन कंपनी नहीं है, प्राइस चिट फंड कंपनी नहीं है, ये नहीं है, है। वो नहीं है। यानी इन शॉर्ट क्यूनेट लीगल हो गया। बट वो कैसे लीगल हुआ? ऑन पेपर्स। पेपर्स किसने डिसाइड किए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। जो डायरेक्ट करेक्ट। सेलिंग की गाइडलाइंस थी, क्लॉज ए बी सी डी फलाना ढिमकाना, जितने क्लॉजेस हैं, क्यूनेट ने वो प्रूव कर दिए। फैक्ट। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इस पे, एक छोटी सी बात में खत्म कर रहा हूं। वो करेक्ट, करेक्ट। ऊपर हो गए। मैंने इसको इसलिए मुद्दा बनाया प्लान स्कैम, क्योंकि हम ग्राउंड पे देखते ही नहीं थे गड़बड़ हो कहाँ रही है। जैसे आपने ओके। नाम लिया, स्कैम चिल्ला दिया और खत्म। हाँ आपने क्यूनेट स्कैम चिल्लाया, ठीक है, या किसी ने भी चिल्लाया, वो बंदे की नजर क्यूनेट की तरफ गई, वो भी लड़ाई क्यूनेट की तरफ करेगा। अपलाइन कहता है क्यूनेट से जाके लड़ो, रिफंड एग्ज़ैक्टली। पॉलिसी पूरी करनी है क्यूनेट से लो। बच कौन गया? वो इंसान जो झूठ बोल रहा था, जो बातों को छुपा करेक्ट। रहा था। इसलिए मैंने कहा लोगों को टारगेट करो। जैसे आपने जो बातें बताई पहले प्लान में, आपको सब बताया गया। इन शॉर्ट करेक्ट। सब जेन्युइन हो गया, आप भी खुश थे, आपको भी सब लगा सब पूरी लीगल। लीगल। हाँ। सेकंड प्लान में क्या हुआ? जो आप बातें सुन रहे थे वो सच्चाई दिखी। तभी मैं हमेशा से कहता हूं कि 95% लोग क्यूनेट में गलत काम कर रहे हैं। हाँ, अब तो मुझे लगता है परसेंटेज 99 हो गया होगा शायद। एग्जैक्टली कह सकते हैं, मैं इसमें डिसएग्री नहीं करूंगा। 99% हो गया हो। करेक्ट। इशू ये है
हमें समझना पड़ेगा ग्राउंड पे गलत काम हो रहा है। अभी जैसे आपने नाम लिया अलीना रईस। एक और बात आपने बोला ना, जैसे कि क्यूनेट अपलाइन स्कैम है, हाँ पे मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए क्यूनेट एक नाम है, ठीक है, एक कंपनी का नाम, तो कंपनी के नाम में कोई आइडेंटिटी नहीं है। कंपनी का सिर्फ एक नाम है। आइडेंटिटी क्या होती है? अपलाइन ऑन ओनर, ठीक है। मेरे हिसाब से सिर्फ अपलाइन नहीं, कंपनी के ओनर तक, सचिन गुप्ता जैसे कि मेन वीसी वगैरह हो गया वो, प्लस जो ओनर है ईश्वरन, फिर ये चीफ और ये वाधवानी वगैरह टाइप के जो टॉप लेवल के लोग हैं, मेरे हिसाब से जहां तक कि मुझे मालूम है, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इन्हें पता है। इनफैक्ट चीफ के चैनल में जो वीडियो है वो खुद ही बता रहा है कि मैंने आज तक यूनिट का नाम नहीं बताया। चीफ के इसके एग्रीड 5+। हाँ एग्रीड, मैं आपकी रोक इसलिए रहा हूं, मैं आपकी बात गलत नहीं कह रहा, वो बिल्कुल सही है। इशू ये है कि उनका जो डाउनलाइन होगा वो कहेगा ना कि आपने मुझे गलत बताया। अगर हम चीफ तक जाओ, आप चाहे दांतों तक जाओ, दांतों भी अगर गलत पाया गया तो ऑब्वियसली क्यूनेट तो सामने आ ही रहा है। क्यूनेट को टारगेट करने से ही हम हार रहे हैं, जो 2009 से इंडिया में चल रहा है, 2009 से। आपने शायद 17 में सुना हो, मैंने भी 17 में सुना था। 2009 से इंडिया में चल रहा है, और जब मैंने भी 17 में सुना तब मुझे भी यही मैं था। कैसे जानता हूँ, हाँ, कब से? मेरे दोस्त की मॉम ने इनसे कॉइन लिया था 20,000 का, अच्छा, तो गोल्ड आप कॉइन। शुरू से जानते हो। मैं बहुत पहले से जानता हूँ इनको। ठीक है, तो वही चीज है, हम में से मैक्सिमम लोग क्यों बोलते हैं हमने क्यूनेट का नाम नहीं सुना? क्योंकि हम अवेयरनेस नहीं दे रहे। एग्जैक्टली। पॉइंट मेरा ये है, जिसने धोखा दिया, मेरा दोस्त मेरे पास आया था, मेरा वो दोस्त है, वो क्यूनेट का मालिक नहीं है, वो क्यूनेट का एम्प्लॉय नहीं था, वो जस्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर था। उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी, उसके पार्ट पे ये मिस्टेक। वॉइस रिपीट हो रही है, एकदम से ऑडियो हो स्टार्ट गया। हुआ। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक, आई थिंक वो क्लोज आ रहा है ना फोन के। हाँ, तो मेरा ये मानना है, जैसे अभी आपने अलीना रईस का नाम लिया था कि उन्होंने वीडियो को टेक डाउन किया। जब मैं 17 में था ना, तो मैं हमें भी ये बताया जाता था कि अलीना रईस है, उसको क्यूनेट से निकाला गया, ये हुआ वो हुआ। इशू क्या है, अपलाइन को जब आप टारगेट करने लगते हो ना, या क्यूनेट को आप टारगेट करने लगते हो, तो और सोशल मीडिया पे जब आप पॉपुलर हो जाते हो, जैसे इस टाइम मेरे को टारगेट किया जा रहा है अपलाइंस में, वहां ये कहा जा रहा है कि ये पर्सन है, इसको क्यूनेट से निकाला गया, जो मेरे बारे में बातें चल रही हैं। और ये हाँ भी हाँ कहा जा रहा है कि मैंने वहां पे पैसे किसी से लिए, मैंने धोखा किया, मुझे क्यूनेट ने अच्छा। निकाला गया। मुझे जोड़ा जा रहा है कि मैंने वहां लड़कियों के साथ छेड़खानी की, मैंने अरे ये बाप रे। किया, मैंने वो, बहुत कुछ बोला जा रहा है मेरे बारे में। ताकि आपके सवालों के जवाब को वो साइड कर सकें। है, और दूसरी चीज बोली जा रही है कि यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, जैसे आपने भी ये पॉइंट रखा। मेरे को यहाँ पे ऐड ऑन करना है आपकी बात में, जो आप कंटिन्यू कर रहे थे। क्या प्रूफ है आप सभी के पास? कोई भी अपलाइन का अगर डाउनलाइन जो एलिगेशन लगा रहा है यहाँ पे, क्या आपके पास प्रूफ है? प्रूफ नहीं है तो क्या आपने अपने अपलाइन से प्रूफ मांगे? आपके प्रूफ मेरे चैनल पे लाइव लेके आ जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जैसे ये लाइव आए हैं, देव जी लाइव है मेरे साथ, लाइव में हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे को चीजें दिखा सकते हैं। आप मेरे साथ ये लाइव में आओ लेके कि मेरे को क्यूनेट से निकाला गया इन इन बेसिस पे। और अगर मैं यूट्यूब पे बाई चांस पैसे कमा भी रहा हूं, ठीक है, तो मैंने क्या आपसे पैसे लिए यूट्यूब में पैसे कमाने के? भाई आप लोगों को, जो भी पर्सन है, आपको जरूरत थी किसी बात की, आपने मेरे से इंफॉर्मेशन ली, क्या मैंने आप लोगों से पैसे मांगे? डोनेशन भी रिसेंटली मैंने स्टार्ट की, और वो डोनेशन का लेने का पर्पस भी मैंने लोगों को क्लियर किया, ताकि मैं अपनी वीडियोस को दुनिया के हो सकता कोने है। कोने तक पहुंचा सकूं। और वो भी आपकी चॉइस है, मैं नहीं कह रहा आप 1 रुपए डोनेशन तो मत दो, कोई फोर्स तो नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी पैसा मांग रहे हैं कि भाई हम आपको क्यूनेट से रिफंड दिलाएंगे, आप हमें 10,000 लो, 20,000 दो, 30,000 दो, हम रिफंड दिलाएंगे। और लोग उनको पैसा भी दे के आ रहे हैं, और जब वहां सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो मेरे पास आ गए, सर हमें रिफंड दिला दो। फैक्ट इज, हाँ बोलिए एक बोलिए काम प्लीज। एक काम आप और कर सकते हैं, अपने व्यूअर्स को बोल सकते हैं, मैं तो करता ही हूँ ये,
जब भी मैं आपका वीडियो देखता हूँ, वो 1 घंटे का हो चाहे 1.5 घंटे का हो, मैं कम से कम ये कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं कभी आपकी ऐड स्किप नहीं करता हूँ। हाँ, कि भाई कम से कम ऐड की वजह से ये जो रेवेन्यू यूट्यूब से आती है, वो भी तो बढ़ सकती है ना। तो आपके जितने भी व्यूअर हैं, अगर वो ये काम भी करना शुरू कर दें ना, कि कभी कोई ऐड स्किप ना करें, तो वो भी अच्छा खासा नहीं, लोग सपोर्ट करते हैं। मैं फॉर्च्यूनेट इन चीज को कहूंगा, लोग, आप देखो, लोग इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत लोग तो मुझे ये कहते हैं, मेरी वीडियो को वो चला के छोड़ देते हैं। लोगों ने मुझे खुद बोली है बात कि वो मेरी वीडियोस को चला के छोड़ देते हैं ताकि वो एड्स आए। इतना फॉर्च्यूनेट स्टेप्स लोग ले रहे हैं कि मेरी सपोर्ट कर सके। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, जितने भी लोग जबरदस्ती के एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी अपने अपलाइन से प्रूफ लिया? आज भी एक कमेंट आया, रिसेंटली मैंने देखा कि तुझे क्यूनेट से निकाला गया, तुझे एमएलएम की नॉलेज है या नहीं है। भाई साहब, और नॉलेज है या नहीं है, मेरी वीडियोस की समझ के देख लो ना, या मेरे साथ लाइव आ जाओ। मुझे एक बात लगती है कि आप काफी सॉफ्ट अप्रोच ले रहे हैं इन ट्रोलर्स के लिए, और जो आपसे सवाल उठाते हैं, मुझे आपका कभी मन नहीं किया कि कुछ गालियां वालियां देते हुए कोई वीडियो बनाओ या बहुत इनका मन मजाक किया, उड़ाओ? बहुत मन किया, और बहुत ही करता ज्यादा है। बहुत ज्यादा कर, प्यार से आप इनको बोलते हो और अपने जो पॉइंट्स हैं वो सामने रखते हो, हर बार एक ही पॉइंट प्यार से वही वही चीजें समझाते हो। तो भी ये बेशरम जो लोग आते हैं और आई लव ट्यूनेट वगैरह लिख के जाते हैं, मैंने देखा है आपने कई बार इनको लाइव के लिए चैलेंज किया है, एक में भी दम नहीं है। इनफैक्ट आपका एक वीडियो तो कुछ तेजस करके कोई बंदा है, वो पूरा लाइव आपने 1 घंटा चला दिया, वो बंदा आया ही नहीं। हाँ, नहीं आया वो, नहीं आया वो। मैं बैठा रहा 2 बार, 2 बार वो आया मतलब नहीं। दो, मैं वही सोच रहा था कि मैं एक ही वीडियो 2 वो बार नितिन दूंगा। करके था, नितिन सिसोदिया कोई था। हाँ, 2 बार आया, मेरे को मेल खुद डाला। पहली वीडियो के बाद मैंने उससे पूछा कि तू आज तो आया नहीं, अगली बार कब आएगा। उसने मुझे टाइम भी दिया, मैंने भी टाइम दिया, हाँ, कोऑर्डिनेशन हाँ, हुआ। हुआ होगा ना। नहीं आया, नहीं आया। अभी तो उस रिसेंटली एक हुआ, एक बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे आया, गालियां देने लगा। मैंने 10 महीने में थार खरीद ली, दो तू ये तू वो। मैंने उसकी थार चैट भी रिवील करी, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट रिवील किया, जिसमें 5 अपलाइन का नाम भी उसने एक्सेप्ट किया। ठीक है। थोड़े दिन के बाद, मुश्किल से एक एक हफ्ते हफ्ता के हुआ। बाद, उसने मुझे सॉरी सर कहना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्या कुछ विद हॉट इन साइन अप वन करवा वीक, लिया क्या? विद इन 1 वीक सॉरी कहना तो शुरू ये कर हुआ दिया। और मुझे कहता है कि सर मेरे 1 लाख रुपए डूब गए, मेरे पैसे निकलवा दो। अब ये वही वही स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी कि पहले नो आई एम कॉन्फिडेंट आई विल डू इट, हाँ, वो डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी, और बाद में मैं कुछ भी कर दूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। नहीं, बताओ ना मेरी मिस्टेक क्या है। मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। आप इतना कंसिस्टेंट हो, मैं तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप इतने टाइम से इतना कंसिस्टेंटली, आप, मैं यकीन नहीं करोगे, आप किसी सोशल, वो जो एनजीओ होती है ना, आप एनजीओ से ज्यादा भला काम कर रहे हो। जो लोग ऐसे जाते हैं ना फिजिकली पुलिस के साथ और किसी को बचाते हैं, कहीं से निकाल के लाते हैं, आप, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आपके वीडियो देखने के बाद अगर मैं सपोज यूनिट में होता और मैं आपका चैनल मेरे हाथ से लग जाता और मेरे से कोई अगर अपलाइन आ जाता मुझे बूस्ट करने के लिए, मेरी चप्पल हाथ में आ जाती, मैं उस अपलाइन का। आपके वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि लोग एमएलएम, ये अभी तक, सॉरी, ये क्यूनेट में फंसे कैसे हैं और इनकी हिम्मत कैसे होती है कि आपके चैट में आके आज तक अपना जबान लड़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कुछ कर लेंगे या ये सही काम कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो? ज्यादा से ज्यादा यही बोल रहे हो ना कि भाई तुम झूठ बोलकर पैसे क्यों ले रहे हो? और मैंने तो क्यूनेट की पॉलिसी बताई की है। पॉलिसी बताइए। हाँ, वही बोल रहा हूँ। आपके जो वीडियोस हैं, आपकी वॉइस चली गई। आपकी वजह से हम्म, आप प्रॉपर वेबसाइट खोल करके उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हो लाइन टू लाइन कि एग्जैक्टली। इनके, ये खुद बोलते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। हाँ, हाँ, हमें 500 यूवी में ज्वाइन करवाते हो। सबसे बड़ा पता है ये लोग गलत काम क्या करते हैं? चलो, बंदे की ज्वाइनिंग करवा ली जो काम करने वाला है, ठीक है ना, 170 में वगैरह जो भी, या 3 लाख में, 4 लाख में, यार ये उसके हॉट साइन अप तो 55 में करवा दो, 70 में, 80 में करवा दो। हम्म, हॉट साइन अप का मतलब लिटरली कितना इनसेंसिटिव होना पड़ेगा तुम्हें कि तुम हॉट साइन अप भी 3-4 लाख के करवा रहे हो, और ये मुझे मूर्ख पैसे देने के बाद सोच रहे हैं कि हमने कोई करोड़पति की जर्नी कंप्लीट कर ली है। मेरा तो मुझे ना मैं किस्सा मारना याद आ गया। आपकी इस बात से ना मुझे किस्सा याद आ गया, मैं शेयर जरूर करना चाहता हूँ। हालांकि मैं कर चुका हूँ, बट फिर से करना चाहता हूँ। मैंने ना हॉट साइन अप के लिए मना कर दिया था।
साकेत है दिल्ली में, ठीक है, साकेत एरिया में थे, तो अपलाइन मेरे पीछे पड़ गया कि हॉट साइन अप के बिना ना ये बिजनेस नहीं चल सकता, ये बिजनेस करना है तो हॉट साइन अप करना ही पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। सोचिए आपकी ये वॉइस जो आप चली बोल गई। हाँ हाँ, वो, हाँ सॉरी, ये जो आप बोल रहे हो हॉट साइन अप करना पड़ेगा, हाँ बताया आपके अपने ने, ये कुछ वैसी बात नहीं हो गई जो मैं बता रहा था कुछ देर पहले कि आपके खुद के 2 लेग के रेशियो मेंटेन हाँ करना इतना मुश्किल होता है। हॉट साइन अप के बाद आप 4 आपको बेसिकली 3 आईडीज़ के रेशियो मैच करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल तो पैसे एग्जैक्टली। आएँगे हॉट साइन ना, अप आप के खुद पीछे पड़ गए। जैसे भी ये तेजस जी पूछ रहे हैं हॉट साइन अप मींस, हॉट साइन अप का मतलब है कि बिना कुछ डिटेल दिए सामने वाले को साइन अप करना, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अनजान हो, कोई भी हो। हॉट साइन अप का वो मतलब होता है। तो ये मेरे पीछे पड़ गए कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। मैंने मन अच्छा, में सोच लिया, मेरे पैसे नहीं है, मैंने ये भी लोन ले रखा है, कहां से करूंगा। ठीक है, मेरे को एक हफ्ता मेरे पीछे पड़े रहे, हॉट साइन अप, हॉट साइन अप, मेरे और को नेटवर्क इससे मार्केटिंग मिलवा अभी रही भी है। नहीं बताया है। क्या चीज? नेटवर्क मार्केटिंग बता चुके हैं तब है ना? नहीं 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 नहीं, मुझे वो डिटेल उस तक भी नहीं पता। एक हफ्ते के बाद मेरे को तो रिफंड पॉलिसी भी 1.5 महीने के बाद पता लगी थी, हाँ, हाँ, वो तो मुझे मालूम। क्योंकि मेरे को एकदम से मैजिक इवेंट में ले गए थे, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो चलता रहा। फिर उसके बाद ना हॉट साइन अप के मेरे को एक हफ्ता मेरे पीछे पड़ गए, इससे मिलवा रहे हैं, उससे मिलवा रहे हैं, देखो ये इसका भाई है, ये बिजनेस में ग्रो कर गया, ये हॉट साइन अप, ये वो फलान ढिमकाना। फिर मैंने कहा मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट है 25,000 रुपए, मैंने नया नया क्रेडिट कार्ड बनवाया था इनके कहने पे, हाँ, है। 25 तो उन्होंने फिर मेरी जो वर्किंग अपलाइन थी ना, बहुत डेढ़ शानी, पता उसको सब होता था, कहती मैं ना यशु मैडम से बात करूंगी। यशु मैडम कौन है? यशु मैडम है जो डॉक्टर ब्रिजेश यादव की वाइफ, ओके, ठीक है। ब्रिजेश यादव की वाइफ। ब्रिजेश हाँ, यादव भी उनसे काफ़ी बात करूंगी, कुछ हो सकता है तो। एक्चुअली मन में तो उसके ये चल रहा था, कुछ तो आए, कहीं से तो हाँ, पैसा हाँ, आए। कुछ तो भागते भूत के लंगोटी काफ़ी। मैंने खुद ही वो 25,000 की लिमिट दे दी थी जाके। तो हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद मेरे को अगले दिन बोलती है, अगले दिन क्या हुआ, साकेत में ही मुझे होटल में बुलाया, रात के 12-1 बज रहे होंगे, मैं वहीं था उनके साथ। और वहां पे ना कहती है आज भाई के साथ ना कॉन कॉल वगैरह होने वाली है, मेरे दोनों वर्किंग अपलाइन और हाँ, मैं था वहां पे, 3 जने, और वहां पे वीडियो कॉल फोन वगैरह हुआ, फोन कॉल वगैरह हुआ। तो डॉक्टर ब्रिजेश यादव फोन पे, यशु मैडम फोन पे, मुझे वहां से समझाने लगे कि हॉट साइन अप जरूरी है, ये है वो है, बिजनेस होता है वगैरह वगैरह। मैं फिर भी नहीं माना, उसके बाद मैंने फोन काट दिया, मैं वहां से कैब करके घर आ गया। अगले दिन फिर ओके। मुझे मेरी वर्किंग अपलाइन मिल के ना कहती है मैंने यशु मैडम से कल रात को परमिशन ली है, परमिशन ली है, और ये याद आ रहा है बात, ये इन्फॉर्मेशन ये बात किसी को नहीं बतानी, ठीक है, अच्छा ठीक स्पेशल तुम्हारे लिए है। परमिशन दी है क्योंकि तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो। अच्छा जी। और उस टाइम मैं फुल ऑन ब्रेन वॉश हो चुका था, बट फिर भी वो परमिशन की बातें सुन के मैं कहा चलो ठीक है, मैंने क्रेडिट कार्ड दिया। इन्होंने 22,000, 22,500 के आसपास डिडक्शन किया, और हॉट साइन अप का ट्रिप सेवर परचेज किया यूक्रेन के पोर्टल से। पोर्टल होते डिफरेंट डिफरेंट, हाँ, हाँ, वर्ल्ड पोर्टल, तो उसमें यूक्रेन का पोर्टल था, यूक्रेन का परचेज किया, 22-22,500 के आसपास कुछ अमाउंट था, ठीक है। तो वो भी नहीं। वो किया। उस दिन मुझे कहानी समझ में आई, अगर ये 22,500 का परचेजिंग कर सकते हैं, जब मुझे बाद में पता लगा 500 बिजनेस वॉल्यूम, तो ये बाकियों के लिए भी तो करना चाहिए ना। वहीं यही खटकने लगा सबसे बड़ा दिमाग। सबसे बड़ा मुझे लगता है अनएथिकल प्रैक्टिस यही है कि तुम किसी को बोलो कि भाई तू 3 लाख तो चाहिए ही, 4 तो चाहिए, तू लोन ले, हम्म। ठीक है? और फिर हॉट साइन अप का भी लोन ले। हाँ बहुत ही ज़्यादा गलत है। और एक और बात आप हमेशा बोलते हो अपने वीडियोज़ में, आप सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट करते हो अपने अपलाइन से जाकर के आप हिसाब माँगो कि मेरे पैसों का क्या हुआ? बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आता ये काम करने के लिए कौन-सा रॉकेट साइंस या कौन-सा सुझाव देने की ज़रूरत है? आप मतलब ये बोलना भी क्यों पड़ रहा है आपको? चलो ठीक है, आपसे पागल बना के उन लोगों ने पैसे ले लिए, समझ में आ गया। अब हम्म। 1 डेढ़ महीना गुज़र गया, आपको पता चल गया है नेटवर्क मार्केटिंग है। हाँ अब तो पूछ लो भाई आपके पैसों का क्या हुआ? एग्जैक्टली exactly। नहीं, लोग मुझसे बोलते हैं सर रिफंड करा दो, रिफंड करा दो, रिफंड करा दो। मैं उनसे पूछता हूँ तूने कितने पैसे दिए, कह रहे 2 लाख। मैंने कहा तेरा हिसाब का है? कह रहे मेरे हाँ, पास तो कुछ हिसाब भी नहीं है।
बिल तो ला। कुछ भी नहीं है, ये बोलते हैं मुझे। अब मैं वही हद सोच हो रहा गई हूँ यार। कि आप एक बात बताओ, आप हिसाब की बात कर रहे हो, मान लो कि अगर किसी ने पैसे दिए, कम से कम पैसे देने के 2 दिन के बाद ये तो पूछना चाहिए कि मेरा वर्चुअल ऑफिस कहाँ गया, जिसके लिए पैसे दिए थे? हाँ, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स का कुछ है, पेपर पापर कुछ है, कोई आई कार्ड? हाँ, कुछ कुछ नहीं लोग पूछ रहे हैं। जमाने गुजर गए। छह इनफैक्ट मेरे तो इस बारे में हैरान हो गया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 25 लोग ज्वाइन करवा दिए हैं, आज तक यूजर नेम पासवर्ड नहीं लिया, अपलाइन संभाल रहा है यूजर नेम पासवर्ड। मैं शॉक्ड हो गया था। नोएडा की एक लेडी आई थी मेरे पास, मैं बता चुका हूँ वीडियोस में। नोएडा की हाँ, लेडी आई है कि सर मेरा रिफंड करा दो। जब मैंने उनसे कहानी सुनी ना, वो 8 लेडी थी, 8 औरतें थी जिनके पर पर्सन 8 से 10 लाख रुपए गए थे। पर पर्सन 8 से 10 लाख रुपए। अब हिसाब लगा लो, 8 लेडी थी वो लाइन में जो साइन अप हुई थी नोएडा वही में। लगभग लगभग 70 से 80 लाख की बात है ये। ठीक है। अपलाइन उनकी दुबई बैठी है। मैंने उनसे पूछा आपके 8-10 लाख का हिसाब है? कहती घर पे एक प्रोडक्ट आया था। मैंने कहा कितने का बिल होगा? कहती 40,000 रुपए का। मुझे शक हो रहा था ये 8 लाख, जो जो इंसान 8 लाख बिना कुछ सोचे दे दे, उसका 8 लाख का एक ट्रिप सेवर भी नहीं खरीदेंगे, उसका तो 40,000 का प्रोडक्ट खरीद के ही चिपका देंगे। बस क्योंकि वो खुश हो गए। कमीशन की जरूरत क्या है? कमीशन की जरूरत क्या है जब सारे ही पैसे रख सकते हैं तो? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और मैंने उनसे हाँ, कहा अपना हिसाब मांगो, आप 8-10 लोग जो भी हो, आप पूरा हिसाब मांगो। अगर जवाब नहीं मिलता आप पुलिस के पास जा सकते हो। एग्जैक्टली। आज की डेट तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, हाँ, आज तक वो लेडी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो वही ये वही है कि अपलाइंस ये लक बाय चांस पे चल रहे हैं कि 100 लोग को लूटो, जो हमको मारने पीटने की पुलिस की कोर्ट की धमकी दे उनको पैसे दे दो, जो ना दे उसके पैसे रख लो। बस यही तो हिसाब दिख रहा है मुझे। 8-10 लाख में से 40,000 का प्रोडक्ट, बाकी पैसे का हाँ, कोई हिसाब नहीं है वो कहाँ गया। उसमें से सीधा जेब कम में। से कम 4 लाख तो खा गए होंगे, कम से कम। अरे मुझे तो लग रहा है सीधा 7.5 लाख ही खा गए होंगे ना, चलो एक क्योंकि बार जब के लिए ये लगा लिया, 50% यूज भी कर लिया उन्होंने, हाँ, ट्रिप चलो सेवन भी चलो, ले हाँ, लिया, एक बार के लिए ये हाँ, कंडीशन भी लगा लिया। हाँ, हाँ, तो भी ठीक है। 4-4 लाख हर एक में मारा है। 4 लाख पर पर्सन, अगर 10 जने भी हैं, हिसाब लगा लो, 4 लाख इंटू 10। 4-4 लाख मारा है हर एक पे, और 10 लोगों मतलब 40 लाख का पूरा। ये तो हम वर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं, वर्स्ट कंडीशन कि ऐसा हुआ होगा। ये कहानी और तो उनको इनका खुद नहीं डायरेक्ट पता। जो है, तो जो इनका क्लोज रेफरर था वो तो इंडिया में ही होगा। उन्हें खुद कुछ नहीं पता, अभी वो छोड़े हुए भी उनको 1 साल हो गए। हाँ, समझ गया, क्योंकि ये भी होता है कि हम जिसने हमको इसमें घुसाया था वो खुद छोड़ के अब जॉब कर रहा है, तो हम किसके पास जाएँ? वही वही चीज। मगर आप सीनियर अपलाइन का नंबर हो कुछ, एक तो क्या होता है जब आप क्यूनेट छोड़ देते हो ना, तो सबसे पहला काम करते हैं ये लोग, आपको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक ब्लॉक सब ठीक जगह है। से सारे स्टिल, ग्रुप से। स्टिल अगर आपको समझ में आ जाए कि हमें बिल नहीं मिला या हमें कुछ नहीं मिला, ये सब चीजें करके, तो आप कार्रवाई के लिए तो कोशिश कर सकते हो। आपके पास टाइम देता है आपको लॉ, जो इंडियन लॉ है ना, आपको टाइम देता है कि आप उस पर कार्रवाई के लिए जा सकते हो। बट उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अरे आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर इंसान पैसे देने वाला अगर ठान ले हम्म। ठान ले कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए या हिसाब चाहिए, वरना मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग को उनके पैसे मिलेंगे। जैसे कि एक हम्म। केस था ना, शुवेंदु या कुछ तो नाम था, कोलकाता था, जिसने अपना जो आई फेक आईआरएस बन के उसको लूट कौशिक, लिया। संदीपन, कौशिक। 2 जने थे। हाँ, हाँ। तो उसने जब उसको धमकी दिया कि तू फेक आईआरएस का बन के आ रहा है, इस पर बड़ा केस बन सकता है, तो उस बंदे ने सारे पैसे दिए थे उसको। दिए, कैसे भी क्यों तो दिए। हाँ, तो जो डर है वो बहुत वो होता है। और दूसरी बात, एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि हर एमएलएम में या क्यूनेट में भी ये बोलते हैं कि ये बिज़नेस जन्मों-जन्मांतर तक का है, अगर आप मर गए तो आपके फैमिली को मिलेगा। नॉमिनी डिटेल्स लेते हैं। लेगेसी। आप आपको मैं एक बात बताता हूँ, क्यूनेट हो या कोई भी कंपनी हो, नॉमिनी तो छोड़ दीजिए, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, बड़े लेवल तक भी मैं जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कविता सुगम और सचिन जैसे लोग भी, या जो एलडीसी अपलायंस भी हैं, अगर वो पीओए जाना छोड़ दें,
अगर वो अपनी डाउनलाइन को संभालना छोड़ दे, अगर वो मेडिकल का बहाना बना करके लंबे टाइम तक साल 2 साल के लिए बेड रिडन हो जाए, क्यूनेट उनको घंटा 1 रुपया भी देगी। उनके नॉमिनी को उनके मरने के बाद देने की तो बात दूर की है। ये सारी की सारी बातें झूठ होती हैं। एमएलएम कंपनीज में जो ओनर होता है वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ली कनेक्टेड होता है टॉप नहीं, अपलाइन नहीं, से। इसमें इसको दूसरे एंगल से इसको एक्चुअली दूसरे एंगल से मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज़ को। आपने जो बात कही वो ठीक है, मगर जो अगर आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो हम बात कर रहे थे कि बनेगा तभी जाके पैसा आएगा, क्यूनेट के पोर्टल पे बना भी तो भी नहीं देंगे। नहीं, वो एक्चुअली उसके क्यूनेट के पोर्टल बनेगा। रीज़न क्या है? अपलाइन इतना ईमानदार ही नहीं है कि वो पैसा ट्रांसफर करवाएगा। हाँ, वो भी है, वो भी है। अपलाइन इतना ईमानदार ही नहीं है। वो उसके भी आई कूपन बना के दूसरे के लिए कूपन बना साइन अप करके अपनी जेब में पैसा डाल लेगा। वो भी है। इनफैक्ट ऐसा कुछ एक सीन हुआ भी था शायद, पता नहीं किसी विक्टिम वीडियो में मैंने कहीं से सुना था, आपका था या किसी और के, कि कोई बंदा था, अब वो छोड़ चुका है, तो कुछ ऐसा सीन था कि उससे कुछ हुए थे साइन अप, लेकिन उसका पासवर्ड चेंज कर दिया था अपलाइन ने। अब कैसे उनकी कस्टमर सर्विस से बातचीत होती है या क्या पता नहीं, और वो उसके नीचे जो साइन अप कुछ हुए थे, कुछ तो भी कन्वर्ट करके आईक्यूपन से वो उसके पैसे वैसे यूज कर रहे थे। तो कहने का ये मतलब है कि आप ये भूल जाइए ये कोई लेजिटिमेट चीज है, कोई गवर्नमेंट से इसका कोई रिलेशन है कि आपको नॉमिनी पूछा जा रहा है, हाँ, और ये हो रहा है। फिर वो जो ये सारी जो बातें होती है ना कि आपका मैक्स आउट हो जाएगा, अरे लाइफ में भी कोई 1-2 बार मैक्स आउट हो जाता है तो बड़ी बात होती है, वो भी नहीं होता है। अगर यहाँ पे मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे ना लोग ये भी सोच के ज्वाइन करते हैं, हाँ हाँ हमको ठीक है, हमको 10 वॉइस चली गई। हाँ ठीक है। हाँ, तो इन शॉर्ट मैं यही चीज एक तो आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो तक कब आए, मतलब मेरी वीडियो पे? देखिए ऑन एंड ऑफ मैं आपकी वीडियो कई बार देखता रहता था, कुछ भी नया आता था देखता था, लाइव तो कई बार देखता था, लेकिन बहुत सारे आपके शुरुआत में ऐसे वीडियोज हैं जो कि क्यूनेट से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के ऊपर है। लेकिन मैंने जो भी क्यूनेट से रिलेटेड है वही देखता था। और क्यूनेट से रिलेटेड एक्चुअली मैं बहुत सारे चैनल फॉलो करता हूँ, भारती सिंह, स्वप्निल गांधी, और सोच करके वो जो पुराना एक चैनल बताया आपको वो, प्लस फेसबुक पेज और काफी सारे पेजेस हैं वो भी फॉलो करता हूँ, वहां पर भी मेरे रेगुलर पोस्ट आते रहते हैं। बहुत सारी मैं क्यूनेट के बारे में कुछ ना कुछ चीजें डालता रहता हूँ, जिससे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी मैं कई बार समझाता हूँ। जिसमें मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप सारे के सारे ज्वाइनिंग 1,70,000 की करवाते हैं तो आपको 4.5 करोड़ कमाने के लिए 7,700 लोग चाहिए, हाँ, अपने नीचे, जिसमें से एग्जैक्ट आधे इधर और आधे इधर होंगे तो आप कमाओगे, और जस्ट आपके नीचे वाले उसका आधा अमाउंट कमाएंगे। अगर सब कुछ 50% रेशियो में होता है तो उस पर भी काफी सारे मेरा वो पोस्ट भी काफी सारे लोगों ने लाइक किया था, तो मैंने उसमें डाला था कि जो सक्सेस रेशियो है उसमें जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है। 7,700 में से कोई एक बंदा 4 करोड़ कमाने वाला है, अगर सारे 1,70,000 में ज्वाइन करते हैं। तो बहुत सारे मैंने ऐसे अलग अलग टाइप की पोस्ट डालता रहता हूँ कि लोगों को समझाते हुए कि भाई ये एक ज़ॉम्बी गेम है, आप इन्फेक्ट हो चुके हो, आप दूसरों को इन्फेक्ट करोगे, हाँ, 4-5 को करोगे, फिर एक दिन आप मर जाओगे, कोई गोली मार देगा इस टाइप का, और फिर वो आगे इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन आपका एक छोटा सा रोल है जो कि आपको अपलाइन बस यूज कर रहा है, लेकिन जिस दिन आपको रियलिटी से वास्ता होगा और आपको इतना ज्यादा स्टूपिड फील होगा ना। और हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी ना, फुट इन द डोर में जो साइकोलॉजी आदमी की क्या होती है, जब वो चीजें कर रहा होता है धीरे 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 करके, तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है कि मैं बेवकूफ बन गया हूँ, क्योंकि वो जो उसका इनिशियल डिसीजन था वो उसे गलत नहीं साबित करना चाहता है। मतलब कि इस दुनिया में एक कहावत बोली जाती है, इट इज इजी टू फूल समबडी than to convince that person that you have been fooled। तो इंसान मानना नहीं चाहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इस चक्कर में वो एक एक स्टेप बढ़ता रहता है, क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए दम चाहिए ना कि भाई मुझे बेवकूफ बनाया। एग्जैक्टली आपके जन्म पे जितने भी लोग आते हैं अपना व्यथा गाने के लिए, मैं उनके लिए ताली बजाना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग इसके लिए भी हिम्मत बजाई नहीं है देते हैं एक बार, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, एक बार बजाई देते हैं उनके लिए, लेकिन मैं भी चाहता हूँ, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई। बहुत, मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे
हर एक का वीडियो ना, आपके हर एक विक्टिम का वीडियो मैंने सुना है और मुझे पता है कि एग्ज़ैक्टली उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और मैं सच में ये समझ सकता हूँ कि जो लोग नहीं आते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो आज तक यो इस चीज़ में है कि आखिर हाउ कैन दिस हैपन विद मी? मैं आखिर कैसे एक ऐसी चीज़ में आ गया और मैं इतने। और गाइस याद रखो, जो भी क्यूनेट लवर देख रहा है कोई, तो पैसा दूसरे एमएलएम में तो बोल सकते हैं कि भाई पैसा गया तो गया, हाँ, लेकिन यहाँ तो पैसा भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। और उसके बाद भाई जो तुम्हारी इमेज है ना, इमेज जो तुमने 25 सालों में बनाई है, 30 सालों में बनाई है, वो तुम प्लीज़ मत बर्बाद करो, सिर्फ़ इसलिए ताकि कोई विजय एस्वर्न की महँगी गाड़ी का कोई टायर आ जाए, ठीक है ना? वही आएगा तुम्हारे पैसों से और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करना चाहूँगा और बाकियों से भी करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आपने क्यूनेट की मेरी सारी वीडियोज़ ऑलमोस्ट देखी हैं, ठीक है? ऐसा बाकी भी यही लोग करते हैं। होता क्या है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम वही देखते हैं। हमारा क्यूनेट में इंटरेस्ट है, तो हम क्यूनेट की वीडियो ज़्यादा देखते हैं। मगर इसके पीछे ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं हमसे। जैसे मैंने साइबर क्राइम के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं। टेलीग्राम स्कैम हो या साइबर क्राइम किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले का ही एक मेरे पास इंस्टेंस है। व्हाट्सएप पे एक ने मेरे साथ ग्रुप में, मैंने क्यूनेट के कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं। वहाँ पे एक ने मुझे मैसेज किया, एक आईडी कार्ड भेजा और उन्होंने बोला कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब के लिए यूट्यूब पे मुझे एक टेलीग्राम पेज के ऊपर ले जा रहे थे। क्या ये भी स्कैम है? ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप में। मैंने झट से अपनी एक बनाई हुई वीडियो लाइक और सब्सक्राइब स्कैम वाली, वो मैंने वहां पे शेयर करी। मुझे वहां से समझ में आया कि लोग मुझे फॉलो तो कर रहे हैं, बट सिर्फ क्यूनेट के लिए फॉलो कर रहे हैं। मगर इससे ये गलती होने वाली है कि आप कहीं और भी फंस सकते हो। तो राइट, ये राइट, मैसेज राइट। देना और चाहता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन आपको। के लिए तो हर स्कैम के बारे में, हर इन्फॉर्मेशन के बारे में मिलनी चाहिए। सबके बारे में स्टडी करना शुरू करो, क्योंकि मेरा ये करेक्ट। मानना है अवेयरनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन साइबर राइट, राइट, स्कैम राइट। में। इससे ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अवेयरनेस, अवेयरनेस। और क्योंकि खूब खूब की 100 ज़रूरत में है। से 100 में से गिनती के 5 लोगों का रिफंड आएगा अगर साइबर क्राइम के स्कैम के अगेंस्ट आप कंप्लेंट करोगे भी तो। वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है। साइबर क्राइम एक अंधा कुआँ है। वो एक एग्जैक्टली, बार पैसा चला जाता है, वो नहीं मिलता। एग्जैक्टली, बहुत रेयर चांस है। इनफैक्ट मैं भी हर एक तरीके के ना फ्रॉड में, स्कैम्स वगैरह में हम्म, जानकारी खुद लेने में, अवेयर करने में तो नहीं, खुद लेने में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ और अपने जान-पहचान वालों को व्हाट्सएप के थ्रू बताता हूँ। हम्म, आप जैसे चैनल पे कर रहे हो, मैं अपनी जान-पहचान वालों को बताता हूँ। तो बहुत सारे एक जैसे कि कस्टम के थ्रू गिफ्ट भेजने का स्कैम है, वो आपको पता होगा। एग्जैक्टली। हम्म, फिर पार्सल स्कैम आजकल निकला है फेडेक्स का, हम्म, कि आप डराते हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके एक पार्सल है जिसमें इल्लीगल आइटम है, तो हम्म, आप जो अटका हुआ है, तो हम्म। आपको कस्टम वाले कॉल करेंगे इस टाइप। तो बहुत सारे स्कैम मुझे, इनफैक्ट जब भी कोई स्कैम कॉल आता है, मैं खुश हो जाता हूँ कि भाई कुछ नया मुझे मालूम चला है, तो चलो पता किया जाए। और हम्म, मैं अपने जान-पहचान वालों को स्टेटस अपना रखता हूँ व्हाट्सएप का। हम्म, व्हाट्सएप के जो फैमिली ग्रुप्स हैं वगैरह, उसमें डालता रहता हूँ कि गाइस एक नया हम्म, स्कैम आया मार्केट में, तो जस्ट बी अवेयर। तो वही चीजें हमें तो हमें नॉलेज लेते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है आपने देव जी बहुत अच्छे से, और ऑडियंस खुश भी होगी, बहुत तरीके से आपने सारी बातों को रखा है। चाहता हूँ मैं कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपकी बातों को सुन के, बहुत तरीके से। बेशक आपके पास उतना डीप एक्सपीरियंस अंदर जाके नहीं था, स्टिल आपकी जो नॉलेज है ना, वो इतनी है, चाहे वो किसी की वीडियो से हो, रिसर्च से हो, जैसे भी हो। आपने क्यूनेट के ऊपर और एमएलएम के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज ले रखी है। और मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा, जितनी भी ऑडियंस है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाना, क्योंकि देव जी की जो नॉलेज है आप सभी के काम आने वाली है। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। थैंक यू सो मच। आपकी बस मैं वॉइस। एक हाँ। बस वो क्यूनेट लवर बस समझ जाए वही एक वो है, क्योंकि किसी का जब वैसे घर बर्बाद होता है ना, तो बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली। चलिए, फिर कभी कुछ जरूरत ऐसे मुद्दा लगा तो आपसे बात करूंगा, आपके साथ फिर से लाइव करने की कोशिश करूंगा। यस, यस, जैसे डेफिनिटली आपको कभी भी ऐसा लगे कोई डिस्कशन ग्रुप बनाना है, जैसे आप मॉन्स्टर भाई रहे, कोई और भी रहा, आप मुझे हाँ, भी ऐड कीजिए। हाँ, मॉन्स्टर बिल्कुल भाई बिल्कुल, जैसे मैं विक्टिम सेल करता रहता हूँ। हाँ, आपको फिर से इनवाइट करूंगा मैं विक्टिम सेल के लिए। यस, यस। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।